तो लास्ट क्लास में हमने जो कंसेप्ट पे डिस्कशन किया था, तो लास्ट क्लास में हमारा मेथड ओवरराइडिंग के कंसेप्ट के बारे में हमने समझा था। और मेथड ओवरराइडिंग में जितने भी आपके बेसिक जो पॉइंट्स थे वो सारे पॉइंट हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। तो अभी हम एक बार मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग के डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि भाई ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में क्या डिफरेंस लेते हो। तो हम बात कर लेते हैं मेथड ओवरलोडिंग मेथड ओवरराइडिंग के डिफरेंस की। तो यहाँ पे कह रहा हूँ कि मेथड ओवरलोडिंग और यहाँ मैं कह रहा हूँ मेथड ओवरराइडिंग। पॉइंट्स अपने यहाँ पे कब मैं कह रहा हूँ मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। देखो, मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग के डिफरेंस की बात करें तो एक बार के लिए मैं छोटा सा क्लास के एग्जांपल की सहायता से स्टार्ट करता हूं और फिर इसके पॉइंट लिख लेते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मेथड ओवरलोडिंग की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो मेथड ओवरलोडिंग होता है उसमें हम कहते हैं कि मान के चलो मेरे पास एक क्लास ए है, जिसमें कह रहा हूँ मैं मेरे पास एक क्लास ए है। क्लास ए के अंदर हमने एक मेथड लिया जिसमें कह रहा हूँ मैं मेथड में कह रहा हूँ वॉइड कैल एक मेथड लिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने पैरामीटर ले लिया, एक पैरामीटर ले लिया, ठीक। उसके बाद में दूसरा मेथड लिया मैंने वॉइड कैल। इसके अंदर मैंने क्या ले लिया, दो पैरामीटर ले लिए, इंटीजर ए इंटीजर बी, दो पैरामीटर ले लिए। फिर मान के चलो मैंने एक तीसरा मेथड लिया वॉइड कैल, जिसके अंदर मैंने एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर ले लिया और एक क्या ले लिया, एक फ्लोट टाइप का पैरामीटर ले लिया, एक इंटीजर ले लिया, एक फ्लोट ले लिया, ठीक है। अच्छा देन एक अगला मेथड लिया जिसको मैं कह रहा हूँ रिटर्न टाइप, जिसका क्या है, इंटीजर है, कैल, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या ले लिया, एक रिटर्न टाइप मैंने ले लिया, यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का रिटर्न टाइप ले लिया और मैंने क्या ले लिया, एक स्ट्रिंग टाइप का ले लिया, मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का रिटर्न टाइप ले लिया, दो रिटर्न टाइप ले लिया यहाँ पे मैंने, मतलब सॉरी दो मैंने पैरामीटर ले लिया, ठीक है। और यहाँ से मैंने रिटर्न क्या करवा दिया, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ये जो कंसेप्ट होता है इसको हम कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। क्या कहते हैं, मेथड ओवरलोडिंग। तो यहाँ से आपको बेसिक सारी चीजें पता लग जाएगी मेथड ओवरलोडिंग की। मेथड ओवरलोडिंग करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपके जो मेथड का नेम है ना, मेथड का नेम है, उस सारे के सारे मेथड का नेम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मेथड ओवरलोडिंग करते समय आपके सभी मेथड का नेम सेम होना चाहिए, पहला पॉइंट, ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग करते समय आपके मेथड की जो पैरामीटर लिस्ट है, मेथड ओवरलोडिंग करते समय मेथड की जो पैरामीटर लिस्ट है ना, जो पैरामीटर लिस्ट है वो आपके डिफरेंट होनी चाहिए। पैरामीटर लिस्ट आपके डिफरेंट दो टाइप से हो सकती है ना, पैरामीटर लिस्ट आपकी डिफरेंट दो टाइप से हो सकती है, या तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट आपके अलग हो, या फिर आपके आर्गुमेंट के अंदर जो आपने डेटा टाइप यूज किया है वो आपके अलग हो, ठीक है। तो आपके पैरामीट्रिक लिस्ट आपके दो टाइप से डिफरेंस हो सकती है। तो यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है मेथड ओवरलोडिंग का है, और मेथड ओवरलोडिंग करते समय आपको ध्यान रखना है कि आप रिटर्न टाइप जो होता है वो चेंज कर सकते हो, रिटर्न टाइप होता है वो चेंज कर सकते हो। ये कंसेप्ट आपके मेथड ओवरलोडिंग में इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। ओवरलोडिंग की बात कर रहा हूँ, रिटर्न टाइप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, जब भी मेथड ओवरराइडिंग की बात करते हैं, देन मेथड ओवरराइडिंग की बात करते हैं, तो मैं कह रहा हूँ जैसे मान चलो क्लास, मैंने क्या ले लिया, क्लास ए ले लिया। क्लास ए के अंदर मान चलो एक मेथड है जिसमें कह रहा हूँ वॉइड M1 नाम का एक मेथड है, ठीक है। और जिसके अंदर मैं कह रहा हूँ दो पैरामीटर है, इंटीजर ए इंटीजर बी, दो पैरामीटर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि इस क्लास को मैंने एक दूसरी क्लास में इनहेरिट कर लिया, क्लास बी, और क्लास बी ने क्या कर रखा है, इनहेरिट कर रखा है, एक्सटेंड्स कर रखा है, इनहेरिट कर रखा है क्लास ए को, क्लास बी ने क्लास ए को इनहेरिट कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब क्लास बी ने क्लास ए को इनहेरिट कर रखा है, तो जब मेथड ओवरराइडिंग कराऊंगा, है ना, मेथड जब मैं ओवरराइडिंग करूंगा, तो मेथड ओवरराइडिंग करते समय आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपके मेथड का नेम, मेथड के पैरामीटर के टाइप्स, और देन मेथड का रिटर्न टाइप आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका, सेम होना, आपका सेम होना चाहिए। अगर आपका सेम है तो आप कहते हो आपका ओवरराइड है, मेथड ओवरराइड है, नहीं तो आपका मेथड ओवरराइड नहीं होता है। तो मेथड ओवरराइडिंग में आपको ध्यान रखना है कि आपके मेथड का नाम, आपके मेथड का रिटर्न टाइप, मेथड रिटर्न टाइप, पैरामीटर, नंबर ऑफ पैरामीटर प्लस नंबर ऑफ पैरामीटर के टाइप, ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तब मेथड क्या हो रहा है, ओवरराइड हो रहा है, मेथड क्या हो रहा है, ओवरराइड हो रहा है।
ठीक है, इसमें हम कह रहे हैं मेथड क्या हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा। ठीक। अब अगर इसके और बेसिक बेसिक पॉइंट की बात करें तो एक बार ये नोट डाउन करो, फिर इसके बारे में जो पॉइंट होते हैं वो नोट डाउन करेंगे। तो मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग के बारे में नोट डाउन करो, फिर जो बेसिक बेसिक जो पॉइंट होते हैं नोट डाउन करेंगे। आप सभी को वीक में एक दिन एंटरटेनमेंट करवाया जाता है ना, एक फॉर्म फिल करके भेजना है, तो वीक में एक दिन एंटरटेनमेंट करवाया जाता है ना, नहीं करवाया जाता? किसने कहा? 2 दिन तो छुट्टी दे रखी, 2 दिन तो मैंने छुट्टी कर रखी वीक में। देखो, अकॉर्डिंग टू कलेक्टर आदेश वीक में आपको एक दिन एंटरटेनमेंट किया जाना चाहिए, तो वीक में हमने 2 दिन आपको इसके लिए छुट्टी दे रखी है ना, खुद से कर लिया करो। ठीक है, आपकी आपकी शाम को 8 बजे बाद क्लास नहीं होती ना? आप सभी की छुट्टी रहती है 2 दिन, एक दिन रहनी चाहिए, 2 दिन रहती है। ठीक है, तो एडवांटेज देता हूँ आप कुछ। आप सभी की मेंटल सिचुएशन डिस्टर्ब होने पे मैं आपकी काउंसलिंग करता हूँ ना टाइम टाइम पे। सोलह साल से एज के नीचे का कोई स्टूडेंट थोड़ी है। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशन नोट डाउन हो गया, इसी में नीचे लिखते चलो। हो गया। देखो, यहाँ मैं कह रहा हूँ जो मेथड ओवरलोडिंग होता है ना, मेथड ओवरलोडिंग होता है, ये क्या होता है भाई आपका? ये आपका एक कंपाइल टाइम, एक आपका कंपाइलेशन टाइम, कंपाइलेशन टाइम, कंपाइलेशन टाइम, पॉलीमॉर्फिज्म होता है। आपका कंपाइलेशन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है? मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है? रन टाइम, एक पॉइंट देना, रन टाइम, ये आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है। तो सिंपल सा मतलब यहाँ पे है कि मेथड ओवरलोडिंग में आपके कंपाइलेशन टाइम की बाइंड, कंपाइलेशन टाइम पे आपके बाउंड होती है, बाउंडेशन होती है कंपाइलेशन टाइम पे मेथड की, जबकि मेथड ओवरराइडिंग में आपके रन टाइम पे मेथड को बाउंड किया जाता है, बांधा जाता है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे हमारे पास कंपाइलेशन टाइम पे काम हो जाएगा, यहाँ पे रन टाइम पे काम होगा। ठीक है, अच्छा, इट कैन, पहले सारा लिख लो, इट कैन, इट कैन अकर, इट कैन अकर ऑन सेम क्लास, ये आपके एक ही क्लास में हो सकता है। कौन? मेथड लोडिंग। ठीक है, इसको परफॉर्म करने के लिए, इसको परफॉर्म करने के लिए आपको कम से कम 2 क्लास चाहिए। तो मैं कह रहा हूं इट परफॉर्म, इट परफॉर्म, इट परफॉर्म 2 क्लास। आपको परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए? आपको 2 क्लास चाहिए विद इनहेरिटेंस रिलेशनशिप, विद इनहेरिटेंस, विद इनहेरिटेंस, विद इनहेरिटेंस रिलेशनशिप। आपको परफॉर्म करने के लिए 2 क्लास चाहिए इनहेरिटेंस रिलेशनशिप के साथ। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट मैं कह रहा हूं मेथड ओवरलोडिंग में और मे नॉट रिक्वायर्ड इनहेरिटेंस। क्या मैं कहता हूं? मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग
मेथड ओवरलोडिंग मे और मे नोट, मे और मे नोट, मे और मे नोट रिक्वायर्ड, मे और मे नोट रिक्वायर्ड इनहेरिटेंस, है ना। मेथड ओवरलोडिंग में आपके इनहेरिटेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मे और मे नॉट रिक्वायर्ड इनहेरिटेंस। मेथड ओवरराइडिंग ऑलवेज रिक्वायर्ड इनहेरिटेंस। तो मैं कह रहा हूं मेथड ओवरराइडिंग ऑलवेज नीड इनहेरिटेंस। हमेशा आपको इनहेरिटेंस की नीड होती है, क्या करने के लिए? मेथड ओवरराइड करने के लिए। ओवरलोडिंग के लिए जरूरी नहीं है, आप कर भी सकते हो, नहीं कर भी सकते हो, नहीं। फिर कह रहा हूं मेथड ओवरलोडिंग, मेथड नेम एंड डिफरेंट सिग्नेचर। इन मेथड ओवरलोडिंग method overloading method name should be same with different parameter list, method name should be same with different parameter list, ठीक है। मेथड ओवरराइडिंग इन मेथड ओवरराइडिंग method name and parameter both need be same। मेथड नेम एंड पैरामीटर बोथ नीड बी सेम, दोनों आपके सेम होने चाहिए, ठीक है। दोनों आपके सेम होने चाहिए, दोनों आपके सेम होने चाहिए। हो गया, दोनों आपके सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मेथड ओवरलोडिंग बात करें तो कंपैरिजन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ओवरराइडिंग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, क्योंकि ओवरलोडिंग में कंपैरिजन टाइम बाइंडिंग होती है। ओवरलोडिंग में मेथड के बीच कंपैरिजन टाइम बाइंडिंग होती है, ओवरराइडिंग में आपके रन टाइम पे बाइंडिंग होती है। मेथड ओवरलोडिंग आपके सेम क्लास में हो सकता है, मतलब एक ही क्लास में कर सकते हैं। मेथड ओवरराइडिंग करने के लिए कम से कम 2 क्लास होनी चाहिए और उनके बीच इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप होना चाहिए। मेथड ओवरलोडिंग करने के लिए आपके इनहेरिटेंस को होना और ना होना, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों केस में हो जाएगा। मेथड ओवरराइडिंग के लिए इनहेरिटेंस तो होना ही होना चाहिए। मेथड ओवरलोडिंग केस में आपका मेथड का नाम सेम होना चाहिए बट आपके पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट होनी चाहिए। मेथड ओवरराइडिंग में मेथड का नाम और पैरामीटर लिस्ट दोनों आपकी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगला केस लिखो। अगला नेक्स्ट लिखो, इसमें मेथड ओवरलोडिंग लिखो पहले। मेथड ओवरलोडिंग में रिटर्न टाइप के लिए क्या लिखूं? रिटर्न टाइप के लिए क्या लिखूं? मेथड ओवरलोडिंग बात करो रिटर्न टाइप की। रिटर्न टाइप कैन और कैन नॉट बी सेम। मेथड ओवरलोडिंग रिटर्न टाइप कैन और कैन नॉट बी सेम। तो ये आपके रिटर्न टाइप सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। दोनों केस में आपका मेथड ओवरलोडिंग काम करता है, मेथड ओवरलोडिंग काम करता है। बट मेथड ओवरलोडिंग क्या होगा? रिटर्न टाइप मस्ट बी सेम और
सेम और, अरे सेम क्लास ऑब्जेक्ट पास करते समय सेम का ले रहे हो, सेम और कोवेरिएंट। लिखो लिखो, मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप मस्ट बी, रिटर्न टाइप मस्ट बी सेम, रिटर्न टाइप मस्ट बी सेम और को वेरिएंट। सेम हो सकता है, को वेरिएंट हो सकता है, सेम या को वेरिएंट है ना, मैं साफ साफ लिखूंगा सेम और को वेरिएंट है ना, तो कंफ्यूज मत होना इसमें। को वेरिएंट मतलब आपके जो ऑब्जेक्ट वाला जो बताया था ना उसमें, तो सेम हो सकता है, को वेरिएंट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहां पे लिख रहा हूं प्राइवेट और फाइनल, प्राइवेट और फाइनल, प्राइवेट और फाइनल मेथड, प्राइवेट और फाइनल मेथड कैन बी, प्राइवेट और फाइनल मेथड कैन बी ओवरलोडेड, है ना। प्राइवेट और फाइनल मेथड कैन बी ओवरलोडेड, प्राइवेट और फाइनल मेथड को भी ओवरलोड कर सकते हैं, है ना, प्राइवेट फाइनल मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं, बट यहां पे मेथड, मेथड ओवरराइडिंग, ओवरराइडिंग नॉट पॉसिबल, मेथड ओवरराइडिंग नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल इन, नॉट पॉसिबल इन प्राइवेट, प्राइवेट और फाइनल मेथड, प्राइवेट और फाइनल मेथड, है ना। मेथड ओवरलोडिंग तो आपके प्राइवेट और फाइनल मेथड के लिए भी पॉसिबल होती है, बट आपके मेथड ओवरराइडिंग पॉसिबल नहीं होती, मेथड ओवरराइडिंग पॉसिबल नहीं होती। देखो एक छोटा ध्यान रखना है, स्टैटिक बाइंडिंग, स्टैटिक बाइंडिंग, स्टैटिक बाइंडिंग यूज फॉर, यूज फॉर मेथड ओवरलोडिंग कंसेप्ट, यूज फॉर मेथड ओवरलोडिंग कंसेप्ट, स्टैटिक बाइंडिंग यूज फॉर मेथड ओवरलोडिंग कंसेप्ट। यहां पे ध्यान रखना है डायनेमिक बाइंडिंग, डायनेमिक बाइंडिंग, डायनेमिक बाइंडिंग यूज फॉर, डायनेमिक बाइंडिंग यूज फॉर मेथड, मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग कंसेप्ट, डायनेमिक बाइंडिंग यूज फॉर मेथड ओवरराइडिंग कंसेप्ट। स्टैटिक बाइंडिंग आपकी ओवरलोडिंग में, डायनेमिक बाइंडिंग आपके ओवरराइडिंग में, ठीक है। एक छोटा ध्यान ये लग रहा, पुअर परफॉर्मेंस, पुअर परफॉर्मेंस, पुअर परफॉर्मेंस ड्यू टू, ड्यू टू कंपाइल, ड्यू टू कंपाइल टाइम बाइंडिंग, है ना। यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग कह रहा हूँ, पुअर परफॉर्मेंस होती है, क्यों, कंपाइल टाइम बाइंडिंग होती है, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ बेटर परफॉर्मेंस। जो मेथड ओवरलोडिंग होती है उस कंसेप्ट को हम कह रहे हैं कि आपके कंपैरिजन टाइम बाइंडिंग हो जाए, इसलिए इसको स्टैटिक बाइंडिंग कहा जाता है। कंपैरिजन टाइम पे आपके मेथड ओवरलोडिंग डिसाइड हो जाती है। इसका मतलब होता है कि किस मेथड के लिए कौन से पैरामीटर, कौन से पैरामीटर के लिए कौन सा मेथड काम करेगा, ये आपका फिक्स हो जाता है कब, कंपैरिजन टाइम पे। मेथड ओवरलोडिंग में ये सारी चीज कब होती है, जब आपके रन होता है, एग्जीक्यूशन टाइम होता है। तो मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, एग्जीक्यूशन टाइम होता है, मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, कंपैरिजन टाइम होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना है। ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है, ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, ओएस में जब आप रैम के बारे में पढ़ते हो तो हम पढ़े लोडिंग कंसेप्ट, कंपाइलेशन टाइम लोडिंग, एग्जीक्यूशन टाइम लोडिंग, ध्यान आ रहा है कुछ, कंपाइलेशन टाइम लोडिंग, एग्जीक्यूशन टाइम लोडिंग, है ना। आप ओएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सारी चीजें सीखते हो कि कंपाइलेशन टाइम लोडिंग क्या होती है, कंपाइलेशन टाइम बाइंडिंग क्या होती है, लोड टाइम बाइंडिंग क्या होती है, एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग क्या होती है। आप जब कोड को कंपाइल कर रहे हो उस टाइम पे आपने फिक्स कर दी चीज़ों को, कंपाइलेशन टाइम बाइंडिंग। लोड, इसका मतलब लोडर के द्वारा जब आपके कोड को लोड किया जाता है रैम में,
तब आपने चीज़ों को फिक्स किया। लोड टाइम बाइंडिंग। एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग मतलब आपने जब कोड को रन करना स्टार्ट किया तब आप किसी चीज़ को बाइंड कर रहे हो, एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग। आपका ओएस आपको इन पॉइंटों को बहुत अच्छे तरीके से सिखाता है। ओएस के अंदर तो ये सारे कंसेप्ट बहुत शानदार तरीके से इंप्लीमेंट कर जाते हैं। आप सीखते हो ओएस में सारे कंसेप्ट आप। जी बोलिए, बोल दिया करो आप, जैसे आप, मैं अगर नहीं भी देख रहा आप तरफ तो आप बोल दिया करो। हम्म, बिल्कुल। ऑब्जेक्ट केस में बस सिर्फ कोवेरिएंट मतलब ऑब्जेक्ट केस में बस, और कुछ नहीं। हाँ, सिर्फ ऑब्जेक्ट के केस के लिए मैंने यहाँ पे कोवेरिएंट लगाया है, बाकी आपका सेम ही होता है। ठीक है, वो आप ही जस्ट आपका ऑब्जेक्ट ले रहे थे, आप ऑब्जेक्ट ले रहे थे ना, कोवेरिएंट। वेरिएंट वर्ड का मीनिंग वही है जो आपने जस्ट, मैंने इससे पहले जो आप करके दिखाया था, जस्ट जो मैंने इससे पहले आपको काम करके दिखाया था उसी को हम कहते हैं कोवेरिएंट। सेम टाइप के अलावा हम कोवेरिएंट ले सकते हैं, सेम टाइम के अलावा हम कोवेरिएंट कंसेप्ट ले सकते हैं। देखो एक तो छोटा सा ना, ये आपको वैसे बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, बाकी इसके बारे में अगर डिटेल से पढ़ेंगे तो बहुत कुछ चीज़ होता है कि कंपैरिजन टाइम बाइंडिंग मतलब क्या होता है, रन टाइम बाइंडिंग मतलब होता है। बेसिक चीज़ आप बता देता हूँ, तो इसीलिए कहते हैं कि आपको सब्जेक्ट की प्री रिक्वायर्ड मतलब कुछ जैसे प्रोग्रामिंग की नहीं, ओएस की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्योंकि ये जो बाइंडिंग है ना सारा आपको कौन सिखाता है, ओएस सिखाता है। अगर आपने ओएस को अच्छे लेवल से पढ़ा है, आपने गेट की तैयारी की है, नेट की तैयारी की है, आपने बोले ओएस को अच्छे लेवल से पढ़ा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सिखाते हैं चीज़ें कि आपको पर्टिकुलर प्रोग्राम को जब आप एग्जीक्यूट करवाते हो तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए कहाँ से कहाँ पे लेके आते हो। मान के चलो आपने कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना है, तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए आप सबसे पहले जो आपका सीपीयू होता है वो कौन सा एड्रेस जनरेट करता है, सीपीयू के द्वारा एड्रेस कौन सा जनरेट किया जाता है, लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया जाता है। सीपीयू हमेशा और हमेशा लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। लॉजिकल एड्रेस किसका होता है, सेकेंडरी मेमोरी का एड्रेस होता है। लॉजिकल एड्रेस हमेशा किसका होता है, सेकेंडरी मेमोरी। क्यों, क्योंकि हमारा जो पर्टिकुलर जो प्रोग्राम होता है या फिर हमारा कोई भी, हमारी जो भी हमें टास्क को परफॉर्म करना है वो डेटा हमारा सेकेंडरी मेमोरी में, तो सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी का एड्रेस जनरेट करता है, लॉजिकल एड्रेस। लेकिन लॉजिकल एड्रेस जनरेट करने के बाद में सीपीयू डेटा एक्सेस कहाँ से करता है, हमेशा फिजिकल एड्रेस हमेशा रैम से करता है। हमेशा कैसे करता है, रैम से करता है। तो हमें सबसे पहले डेटा कहाँ पे लेके आना होगा, रैम में लेके आना होगा। तो देखो जब आपके सेकेंडरी मोड डेटा को हम रैम में लेके आते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास में कॉन्सेप्ट चलते हैं। फिर कॉन्सेप्ट के रूप में हम कहते हैं कि जब हमारे पास में, मान के चलो कि आपने ये काम कर रखा है, जैसे आपने ये काम कर रखा है, ठीक है। अब इस काम के अंदर आपका एक मेथड कैलकुलेटर, कैल का नाम मेथड 1 2 3 4 आपके कैल नाम का मेथड है। और ये कैल नाम के मेथड के अंदर आपको कौन कौन से आपके डेटा टाइप को एक्सेप्ट किया जाएगा वो कंपाइलेशन टाइम पे डिसाइड हो चुका है। इसको बोलते हैं कंपाइलेशन टाइम बाइंडिंग। जब इस कोड को कंपाइल किया जा रहा है तो उस टाइम पे ही ये डिसाइड कर दिया जाएगा कि कौन से मेथड को, कौन सा डेटा टाइप पास करने पर कौन सा मेथड कॉल होगा। वो सारा का सारा कंसेप्ट आपका कंपाइलेशन टाइम पे ही बता दिया जाता है, वो फिक्स हो गया। रन टाइम पे इसमें कोई काम नहीं होगा फिर आगे चल के। वो रन टाइम पे तो बस आप जो पास करोगे आर्गुमेंट, उसके अकॉर्डिंग आपका मेथड अपने आप कॉल हो जाएगा, क्योंकि कंपाइलेशन टाइम पे हमने पहले डिसाइड कर दिया। ठीक है, अच्छा अब देखो ध्यान ना, यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में कह रहा हूं कि ये आपका रन टाइम मैकेनिज्म है। रन टाइम मैकेनिज्म मतलब होता है कि यहाँ पे जो बाइंडिंग होती है, ये जो M1 मेथड है, ये M1 मेथड है, इनके बीच में जो रिलेशनशिप की बाइंडिंग होती है, वो रिलेशनशिप की बाइंडिंग जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तब होती है। इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को हम यही कहते हैं कि आपका रन टाइम कंसेप्ट है। तो यहाँ पे इनके बीच में जब आपके प्रोग्राम को रन करवाया जाता है ना, रन करवाने के बाद में आपके प्रोग्राम के अंदर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को फॉलो करते हुए यहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि आप कौन से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना, कौन से मेथड को एग्जीक्यूट करवाना है। उस कंसेप्ट बोलते हैं रन टाइम बाइंडिंग। कंपैरिजन टाइम पे कुछ नहीं हुआ। कंपैरिजन टाइम पे ये A क्लास का मेथड है, ये B क्लास का मेथड है, बस कंपैरिजन टाइम कोई काम नहीं है। लेकिन जब रन किया जा रहा है तो पता लग रहा है कि यहाँ पे A क्लास के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को B क्लास के द्वारा एक्वायर किया जा रहा है। उसके बाद में यहाँ पे डिसाइड किया जा रहा है कि अब आपके M1 मेथड कौन सा कॉल होगा। वो सारा का सारा डिसीजन कब होता है, रन टाइम पे होता है। इसलिए इसको बोलते हैं रन टाइम बाइंडिंग। कंपैरिजन टाइम पे यहाँ पे हमने कोई डिसाइड नहीं किया, कुछ डिसाइड नहीं किया। क्यों, हमने ये नहीं डिसाइड किया कि आप बिग का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो बिग यही हमेशा कॉल होगा, ये हमने नहीं किया। ये हमने कंपैरिजन टाइम पे नहीं किया, ये हमने रन टाइम पे बात की है। क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम कह रहे हैं कि वो आपका ऑब्जेक्ट जब बन रहा है उस टाइम पे बिहेवियर चेंज हो रहा है, उस टाइम बिहेवियर। मान के चलो आप एक का ऑब्जेक्ट बना दो तो फिर आप एक का ऑब्जेक्ट बना दो तो फिर ये सारी कंपैरिजन टाइम पे डिसाइड होगा कि आप किसका ऑब्जेक्ट बना रहे हो। आप इनहेरिटेंस के कंसेप्ट फॉलो कर रहे हो, आप बी का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो ठीक है, आपका ये कॉल होगा। ये सारा काम कब होगा, रन टाइम पे होगा। कंपैरिजन टाइम पे यहाँ पे कुछ डिसाइड नहीं किया जाएगा, रन टाइम पे डिसाइड किया जाएगा। इसी कंसेप्ट कहते हैं रन टाइम बाइंडिंग।
तो आपके मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें जो बेसिक बेसिक चीजें थी वो आपको सारी पता होनी चाहिए। एग्जाम में आपके 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस बार, बट उन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप गलत देख के आओगे, ये मेरा वादा है ना, क्योंकि आप छोटी छोटी मिस्टेक करोगे और गलत होगे। देखो नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे सुपर कीवर्ड के बारे में पढ़ रहे थे, है ना, हम सुपर कीवर्ड के बारे में पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। और सुपर कीवर्ड का हम एक यूज देख चुके थे। एक यूज क्या था सुपर कीवर्ड का, है ना, सुपर कीवर्ड का हम पहला यूज देख चुके हैं। पहला यूज क्या देख चुके हैं, सुपर क्लास के मेथड को कॉल करने के लिए काम में लिया जाता है। तो मैं कह रहा हूं कि यहां पे पहला यूज क्या था, पहला यूज था सुपर क्लास, पहला यूज था सुपर क्लास के मेथड को, सुपर क्लास के मेथड को कॉल करने के लिए, सुपर क्लास के मेथड को कॉल करने के लिए, सुपर क्लास के मेथड को कॉल करने के लिए काम में लिया जाता है। सुपर क्लास के मेथड को कॉल करने के लिए काम में लिया जाता है मेथड ओवरराइडिंग के केस में। ठीक है भाई, तो मेथड ओवरराइडिंग का जो केस होता है उसमें आपके सुपर क्लास का जो मेथड होता है उसको हम कॉल करने की बात करते हैं, तो उस टाइम पे हम सुपर को यूज लेते हैं। क्यों, क्योंकि आपके सुपर क्लास और सब क्लास में सेम नाम का मेथड मौजूद होता है। तो यहाँ पे जब सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो सब क्लास का ऑब्जेक्ट अपने खुद के मेथड को ही कॉल कर पाता है, वो सुपर क्लास के मेथड कॉल नहीं कर पाता। तो फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सुपर कीवर्ड की सहायता सुपर क्लास के मेथड को कॉल करवा देते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक, स्टैटिक जो मेथड होता है वो कभी ओवरराइड होता ही नहीं है। ठीक है, ये चीज भी आपको लास्ट क्लास में बता दी गई थी, वो सारे कंसेप्ट आपको लास्ट क्लास में बता दिए गए थे। और मेथड और ओवरराइड का जो कंसेप्ट है वो आपको लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझा दिया गया था। उसके बाद इसका नेक्स्ट यूज देखते हैं, जिसके नेक्स्ट यूज में देखते हैं कि सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए, सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए, सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए, कॉल करने के, है ना, यहां पे हमारे पास में सुपर कीवर्ड का जो दूसरा यूज आ रहा है वो दूसरा यूज आ रहा है कि सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को आप कॉल करोगे। ठीक है, तो हम यहां पे कह रहे हैं कि हमारे पास सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हमारे पास सुपर कीवर्ड का काम में लिया जाता है, सुपर कीवर्ड को काम में लिया जाता है। तो देखो एक पॉइंट समझना कि यहाँ पे काम कैसे होता है उसको समझना थोड़ा सा, कि जैसे मैंने क्या किया कि यहाँ पे आपके क्लास ए है, एक क्लास ए है, इसके अंदर मैंने क्लास ए का एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। ठीक है, एक का कंस्ट्रक्टर बना दिया। फिर मैं कह रहा हूँ मेरे पास एक क्लास बी है, जो कि एक्सटेंड कर रही है, किसको, ए क्लास को। और यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, बी क्लास क्या बना दिया, एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, बी क्लास का भी कंस्ट्रक्टर बना दिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैं कह रहा हूँ मेरे पास एक क्लास सी है, या मैं कह रहा हूँ क्लास सी है जो कि एक्सटेंड कर रही है, किसको एक्सटेंड कर रही है, बी को और ए को। किसको एक्सटेंड कर रही है, बी को और बी को एक्सटेंड कर रही है। ठीक है, मेरी क्लास सी है जो इनहेरिट कर रही है किसको, बी को इनहेरिट। सी क्लास में कंस्ट्रक्टर है, इस सी क्लास का भी कंस्ट्रक्टर है, सी क्लास का भी एक कंस्ट्रक्टर है। अब मान के चलो कि आपने क्या बना रखा है, आपने एक क्लास बना रखी है जिसके अंदर आपने मेन मेथड ले रखा है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आपका मेथड है, जिसके अंदर आपने आर्ग्यूमेंट पास कर रखा है स्ट्रिंग टाइप का, क्योंकि ये सिग्नेचर आपका मैच होता है जेवीएम के द्वारा। और यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, सी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रखा है, सी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रखा है। तो देखो आपके तीनों ही क्लास में आपके कंस्ट्रक्टर मौजूद हैं, लेकिन तीनों के तीनों क्लास के जो कंस्ट्रक्टर हैं, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने किसी टाइप से कोई पैरामीटर पास नहीं कर रखे, तो यूजर डिफाइन कंस्ट्रक्टर है विदाउट पैरामीटर। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब तो तब होता है जब आप कंस्ट्रक्टर रखते ही नहीं हो,
तब कंपाइलर अपने आप करता है। तो यहाँ पे अगर आपने कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर आपने यहाँ पे सुपर कीवर्ड नहीं लगाया, देखो आपने कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर कीवर्ड नहीं लगाया, लेकिन जावा के द्वारा यहाँ पे क्या किया जाएगा कि जब आपके कंस्ट्रक्टर को ढूंढा जाएगा, यहाँ पे सी क्लास को, जैसे ही सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनते ही उसमें चेक किया जाएगा कोई कंस्ट्रक्टर है या नहीं है। अगर कंस्ट्रक्टर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कंपाइलर क्या करेगा, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएगा, है ना। नहीं है तो कंपाइलर खुद से एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देता है। अब कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर चेक करेगा इसमें सुपर कीवर्ड लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, है ना, सुपर कीवर्ड नहीं लगा, तो क्या करेगा कंपाइलर, खुद से एक सुपर कीवर्ड लगा देगा। कंपाइलर क्या करेगा, एक सुपर कीवर्ड लगा देगा, है ना। ये सुपर कीवर्ड कंपाइलर तभी लगाता है जब आपके विदाउट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होते हैं। अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो फिर आपको लगाना पड़ेगा, फिर जाओ आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप लगाओ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लगाओ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे सुपर कीवर्ड के माध्यम से देखो, जो सुपर कीवर्ड लगाया कंस्ट्रक्टर का पहला स्टेटमेंट होना चाहिए। उसके बाद में अगली क्लास पे जाया जाता है, अगली क्लास में चेक किया जाता है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ने सुपर कीवर्ड से ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर कॉल करवा रखा है, नहीं करवा रखा, इसमें सुपर कीवर्ड लगा देता है। उसके बाद इससे अगली वाली क्लास में जाया जाता है और यहाँ पे आपके कंस्ट्रक्टर का एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट किया जाता है। तो ना अगर आपने नहीं लगाया, जैसे पहले था ना दिस की बात कर रहा था मैं, अगर आपने नहीं लगाया तो जावा का कंपाइलर होता है खुद से लगा देगा, वो खुद से लगा देगा। और स्वयं से लगाने के बाद में, इसीलिए मैंने कल क्लास में आपको पढ़ाया था कि आपके कंस्ट्रक्टर का जो इन्वोकेशन होता है वो तो आपके सब क्लास से सुपर क्लास तरफ बढ़ता है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट होता है, सुपर क्लास से सब क्लास तरफ। देखो इसका मेन रीजन पता है क्या, इसका मेन रीजन ये है कि जावा का कंपाइलर जस्ट सबसे पहले, अगर आपने सुपर लगा रखा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा रखा तो ये खुद से सुपर कीवर्ड ऐड करता है और उसके बाद इसके ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर पास जाता है, उसमें भी अगर आपने लगा रखा अच्छी बात है, नहीं तो ये खुद से ऐड करके और उससे ऊपर वाले के पास पहुंच जाता है। तो है ना, इस वजह से जावा कंपाइलर आपके सबसे ऊपर वाली क्लास के कंस्ट्रक्टर से स्टार्ट करता है। इसका रीजन ये, आप कहते हो ऐसा करता क्यों, इसका रीजन ये है क्योंकि कंस्ट्रक्टर ने क्या किया कि पहले स्टेटमेंट के रूप, जैसे यहां पे आया कंस्ट्रक्टर, भाई सीधी सी बात है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना, क्लास का ऑब्जेक्ट बनते के साथ कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अब जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल हो ना, कंस्ट्रक्टर के कॉल होते के साथ जैसे कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले हमारा सुपर कीवर्ड मिलता है हमें। अगर आपने लगा दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगाया जावा कंपाइलर अपने आप लगा देगा। और अगर सुपर मिलता है तो पीछे आगे के कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले सुपर के थ्रू क्या चल जाता है, उससे ऊपर वाली क्लास के कंस्ट्रक्टर पास चल जाता है, वहां भी इसको सुपर मिलेगा। और ये क्या करता है, सबसे ऊपर वाली क्लास के पास चला जाता है और वहां से आपके कोड को एग्जीक्यूट करना, मतलब वहां से आपके एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करता है। तो यहां पे हम कहते हैं सुपर कीवर्ड की सहायता से आपके एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है। किस केस में, इनहेरिटेंस के केस में। नोट डाउन कीजिए एक बार, सुपर कीवर्ड की सहायता से एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर कॉल किया जाता है इनहेरिटेंस के केस में। अगर आपने लगा दिया तो बहुत अच्छी बात है, आपने नहीं लगाया तो जावा कंपाइलर खुद स्वयं से लगाते हैं, स्वयं से लगाने के बाद आपके सबसे पहले स्टार्ट एग्जीक्यूशन सुपर क्लास से करवाते हैं। और एग्जीक्यूशन स्टार्ट का सुपर क्लास से करवाने के पीछे सबसे बड़ा राज ये है कि सुपर आपका जो होता है उसकी सहायता से हम मतलब इनोवेशन करते करते और सुपर क्लास तक पहुंच जाते हैं। क्यों लगेगा, हाँ उसके होते हैं, हाँ बिल्कुल लगता है, एक होता है बिल्कुल, इससे ऊपर वाली क्लास जाता है और वहाँ के जो है वहाँ से स्टार्ट करके बिल्कुल करता है, ऑब्जेक्ट क्लास से स्टार्ट करता है, बिल्कुल सही बात है, लिख देंगे। है ना, मैं इसके बाद क्या करूँगा, मैं जावा की क्लास को इनहेरिट करूँगा, जावा की इनबिल्ट क्लास को इनहेरिट करूँगा और सुपर कीवर्ड के द्वारा मैं जावा के इनबिल्ट क्लास के जो कंस्ट्रक्टर है उनके अंदर पैरामीटर पास करवाऊंगा। तो जावा ने पहले से क्लास बना के दे रखी है,
उस क्लास को मैं इनहेरिट करूंगा, इनहेरिट करके मैं सुपर की सहायता से जो पहले से जावा क्लास है उनके कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं पैरामीटर पास करूंगा। ठीक है, तो समझ जाना कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर पास करने का मतलब है कि जिस क्लास को मैंने एक्सटेंड कर रखा है, इनहेरिट कर रखा है, उसके कंस्ट्रक्टर में जा रहा है। अगर मान के चलो कि मैंने क्लास बनाई ए और उसमें एक्सटेंड के आगे मैंने कुछ क्लास का नाम लिख दिया और फिर मैं मेरे कंस्ट्रक्टर से सुपर के थ्रू मैं कुछ पैरामीटर पास कर रहा हूं, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाना कि उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर जा रहे हैं। करूंगा जब बताऊंगा। नोट डाउन हो गया? हो गया नोट डाउन? देखो अब ये तो हो गया कि आपके विदाउट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ये तो हो गया विदाउट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो एक एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अगर आपके विदाउट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो ये जो सुपर कीवर्ड मैंने आप लिखा ना, ये सुपर कीवर्ड, ये सुपर कीवर्ड, ये यूजर के द्वारा लिखना कंपलसरी नहीं होता है ना। अगर आपका पैरामीटर विदाउट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो सुपर कीवर्ड का यूजर के द्वारा लिखना कंपलसरी नहीं होता है। आप छोड़ दो, आप मत लिखो, आप छोड़ दो, आपको नहीं लिखना, ये तो कंपाइलर अपने आप कर देगा ना, कंपाइलर अपने आप इनबिल्ट कर देगा। ठीक है, तो ध्यान, मैं लिख भी देता हूं इस केस को, ये कंपाइलर कर रहा है, ये कंपाइलर अपने आप कर रहा है, आपका कंपाइलर होता है वो अपने आप कर रहा है। ये जो है ये कंपाइलर लगा रहा है, ये आप नहीं लगा रहे, ये कौन लगा रहा है? ये कंपाइलर लगा रहा है। तो आप नहीं भी लगाओगे तो कंपाइलर अपने आप लगा देगा, तो आपको लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट हाँ, आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहां से होता है? सुपर क्लास से। तो एग्जीक्यूशन सुपर क्लास से स्टार्ट होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहां पे सुपर कीवर्ड लगा हुआ है। सबसे बड़ा रीजन क्या है? सुपर कीवर्ड लगा है। क्योंकि आप खुद समझो कि आपका कोई भी कोड है वो सुपर कीवर्ड से नीचे होगा, वो सुपर कीवर्ड से नीचे होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो पॉइंट ये कि मान के चलो कि मेरे पास में क्लास ए है, मैं कह रहा हूं मेरे पास क्या है? एक क्लास ए है। ठीक है, मेरे पास एक क्लास ए है और क्लास ए के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर मैं कह रहा हूं कि हमारे कंस्ट्रक्टर में दो पैरामीटर है। मान चलो मेरे पास क्लास है और क्लास ए के अंदर जो कंस्ट्रक्टर उसमें दो पैरामीटर है। यहां पे क्या है? दो पैरामीटर है और दोनों पैरामीटर में क्या करवा रहा हूं? सम करवा रहा हूं। यहां पे दो पैरामीटर है। अब मेरे पास क्लास बी जो है, क्लास बी है, उसने क्या कर दिया? एक्सटेंड कर दिया। उसने क्या कर दिया? एक्सटेंड कर दिया किसको? एक को। इसमें तो क्लास बी ने क्लास एक क्या कर रखा है? इनहेरिट कर रखा है। और क्लास बी के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर मान के चलाओ एक पैरामीटर है, एक पैरामीटर है। ठीक, और मैंने क्या कर दिया? यहां पे इसके पैरामीटर को, या मैं कह रहा हूं इसके पैरामीटर को मैंने क्या कर दिया? प्रिंट करवा दिया। इसके पैरामीटर को मैंने प्रिंट करवा दिया। अब देखो, अब जैसे ही मैं बी क्लास को ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, एक पॉइंट समझना, मैं कह रहा हूं कि मैंने मेन क्लास के माध्यम से, मैंने मेन मेथड के माध्यम से, मेरे पास मेन मेथड के माध्यम से जहां पे जावा का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है प्रोग्राम का, वहां पे मैंने क्या कर रखा है कि बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रखा है। बी क्लास क्या बना रखा है? ऑब्जेक्ट बना रखा है। अब मैंने क्या किया? बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। मैंने क्या किया? बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। और बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में मैं पैरामीटर पास कर रहा हूं कुछ, और मान चलो मैंने पैरामीटर रूप में पास कर दिया 20। ये पैरामीटर 20 क्यों पास कर रहा हूं? क्योंकि बी क्लास के अंदर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, बी क्लास के अंदर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। और जब बी क्लास के अंदर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है तो हमें ऑब्जेक्ट बनाते समय हमें उस कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर पास करना जरूरी होता है ना। ये हम कहते हैं ये आपका फॉर्मल पैरामीटर है। ठीक है, ये पैरामीटर है, ये आपका फॉर्मल पैरामीटर है, ये आपका एक्चुअल पैरामीटर है जो आपको पास करना पड़ेगा, जो आपको पास करना पड़ेगा जब आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे। क्योंकि कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेथड होता है, कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेथड होता है जो अपने आप कॉल होता है ऑब्जेक्ट बनाने पर। अब बात यह कि जब ये अपने आप कॉल होगा तो इसको तो एक पैरामीटर चाहिए, इसको तो क्या चाहिए? एक पैरामीटर चाहिए। ये पैरामीटर कब दोगे? जब ऑब्जेक्ट बनाओगे। इसलिए ऑब्जेक्ट बनाते समय में क्या दे दे? पैरामीटर दे दे।
अब पॉइंट आते हैं कि जावा ये कहते हैं कि चलो ठीक है, आपने अच्छी बात है, आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाते समय आपने पैरामीटर दे दिए, ये पैरामीटर मैं यहां पे पास करवा दूंगा, ये पैरामीटर मैं यहां पे पास करवा दूंगा। लेकिन जावा ये कहता है कि अगर आप इससे ऊपर, अगर आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आप कंस्ट्रक्ट या तो नहीं बनाते या विदाउट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्ट बनाते, तो मैं सुपर के द्वारा इंटरनली कॉल करवा देता। अब मुझे क्या सपने आते हैं कि आपने आपने पैरामीटर लिए, उसमें आप क्या वैल्यू पास करोगे? जावा कहता है चलो ठीक है, मैं तो सुपर के द्वारा, जावा कहता है चलो ठीक है, मैं तो सुपर के द्वारा पास करवा दूंगा और हमेशा मैं तो 10-10 पास करवा दूंगा। क्या आप एक्सेप्ट कर लोगे इनको? क्या आप हमेशा 10-10 एक्सेप्ट कर लोगे? नहीं, क्योंकि भाई आपने लिए तो आप अपनी मर्जी से पास करवाओगे। तो इसीलिए इसीलिए यहाँ पे इस कंसेप्ट के अंदर, ये जो आपका कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के अंदर अभी तक है ना, इस कंसेप्ट के अंदर अभी तक आपकी एरर है। अभी तक क्या आपकी एरर कैसी है? कंपाइलेशन या कंपाइलेशन रन टाइम, कैसी एरर है? कंपाइलेशन एरर, रन टाइम एरर है। देखो दो टाइप के एरर कह सकते हो आप, या तो एरर आप कहोगे कंपाइलेशन, आप कहोगे कंपाइलेशन एरर है, कंपाइलेशन एरर है, और दूसरी कहोगे आप रन टाइम एरर है, दूसरी कहोगे रन टाइम है। कौन सी है? चलो दोनों पे सहमति ले लो। कंपाइलेशन कितने स्टूडेंट कह रहे हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट कंपाइलेशन? रन टाइम कितने स्टूडेंट कह रहे हैं? नहीं कह रहे, उनके लिए एरर की टाइप अलग से बनवाऊं? कुछ तो कहो, कुछ तो, अरे मुंह तो खोलो, कुछ तो बोलो। कंपाइलेशन रन टाइम है, कंपाइलेशन रन टाइम है। देखो एक पॉइंट हमें ध्यान रखना कि यहां पे मैं कह रहा हूं कि जावा ये कहता है, जावा ये कहता है कि भाई आप है ना, आप सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाओ। जावा ये कहता है आप सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाओ। तो जावा कहता है इसका मतलब है कि आपको सिंटैक्स लिखना पड़ेगा। जावा कहता है तो इसका मतलब क्या लिखना पड़ेगा? आपको सिंटैक्स लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि यहां पे आप सुपर लिखो, यहां पे क्या लिखो? आप सुपर लिखो, और सुपर लिख के आप दो पैरामीटर पास कराओ। दो पैरामीटर पास कराओ किसके लिए? ऊपर वाले सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर के लिए। तो आप यहां पे सुपर लिखो, और सुपर लिख के आप दो पैरामीटर पास कराओ ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर के रूप में। तो मैंने एक तो पास करवा दिया ए, और एक पास करवा दिया 50। क्या कोई प्रॉब्लम? क्या कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे इस केस समझो, देखो अब आपकी एरर समाप्त हो चुकी। इससे पहले आपकी कंपैरिजन एरर थी, जो आपने सुपर नहीं लिखा था। तो आपने सुपर नहीं लिखा था तो कंपैरिजन एरर थी, रन टाइम नहीं थी भाई, सिंटैक्स की प्रॉब्लम है यार। कंपैरिजन एरर, आपने सिंटैक्स नहीं लिख रखा, तो कंपाइलर आपको अलाउ ही नहीं करेगा ऐसे। रन टाइम नहीं है, कंपैरिजन एरर। अच्छा, अब जब आपने सुपर लिखा तो इस सुपर लिखने का रूल है, सुपर लिखने क्या रूल है? सुपर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए, कंस्ट्रक्टर का फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। कौन? सुपर। अगर इसको आप फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं लिखते और इसके नीचे लिखते तो आपकी हिरार्किकल चेंज होती है। देखो देखो इसने रूल क्यों बना रखे? रूल इसलिए बना रखे कि मान चलो आपने एसओपी के नीचे लिख देते, इसका मतलब आप इस क्लास का एग्जीक्यूशन पहले करवा रहे हो, सुपर क्लास के बाद में करवा रहे हो, जबकि जावा ने आपको परमिशन नहीं दे रखी। इसलिए आपको सुपर जो है वो आपके कंस्ट्रक्टर का पहला स्टेटमेंट लिखा होना चाहिए, और कंस्ट्रक्टर के पहले स्टेटमेंट ने सुपर के थ्रू आपने जो आर्गुमेंट पास किए, वो आर्गुमेंट आपके ए और बी में जाके पास हो जाएंगे। और आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहां से होगा? एग्जीक्यूशन कहां से होगा? है ना, एग्जीक्यूशन आपका सुपर क्लास से स्टार्ट होता है, और इसका जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट क्या आएगा? 70 और 20, 70 और, तो इसका आउटपुट आएगा 70 और। तो यहां पे सुपर का दूसरा यूज होता है कि अगर आपके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपने डिक्लेयर कर रखे, भाई इससे पहले सुपर कंपैरिजन लगाया था, वो हमने नहीं लगाया था, वो तो जस्ट मैंने आपको इंटरनल मैकेनिज्म बताया था। इंटरनल मैकेनिज्म समझो जावा का, कि जावा काम कैसे करती है, वो इसलिए मैंने आपको सुपर का बताया था। लेकिन अब ये सुपर हमने लगाया, ये सुपर किसने? हमने लगाया। और इस सुपर से क्या हो रहा है? इस सुपर से आपके सुपर वाला जो सुपर क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर पैरामीटर पास किए जा रहे हैं, और वो क्या हो रहा है? कॉल हो रहा है। तो सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए सुपर कीवर्ड का यूज किया जाता है। लिखो, सेम कंस्ट्रक्टर के लिए
कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होते हैं ऑब्जेक्ट बनते ही। तो इसलिए आपके कंस्ट्रक्टर को ध्यान रखना है, सबसे पहले आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ऑब्जेक्ट बनते ही। डन ना? मैं ये कह रहा हूं कि कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होता है ऑब्जेक्ट बनते ही। ये मेरी बात सत्य गलत है, सही है झूठ है? मैं कह रहा हूं कि सब ऑब्जेक्ट बनते, क्लास का ऑब्जेक्ट बनते सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। रॉन्ग या राइट? रॉन्ग या राइट? रॉन्ग या राइट? राइट स्टेटमेंट, राइट स्टेटमेंट। ऑब्जेक्ट बनते ही सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बट एग्जीक्यूशन क्या होता है? स्टैटिक और इंस्टेंस ब्लॉक। मैंने एग्जीक्यूशन का नाम नहीं लिया, मैंने कॉल का नाम लिया है ना। कॉल और एग्जीक्यूशन अलग चीज होती है। कॉल सबसे पहले कंस्ट्रक्ट होता है। देखो जावा में हर चीज को बहुत बारीकी समझना है। जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाते समय सबसे पहले आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। बट एग्जीक्यूशन जो स्टार्ट होता है उसके रूप में हम क्या ढूंढते हैं? स्टैटिक ब्लॉक ढूंढते हैं, इंस्टेंस ब्लॉक ढूंढते हैं, फिर आपके थर्ड नंबर प्रायोरिटी किसको देते हैं? कंस्ट्रक्टर। तो एग्जीक्यूशन के टाइम की अलग बात कर रहा हूं मैं, बट आपके कॉल कौन होता है? कंस्ट्रक्टर होता है। इसीलिए मैंने कल की क्लास में आपको ये चीज सिखाई भी थी। आप लोग जावा से डर रहे थे ना, मैं जावा का कोर्स अलग से लॉन्च कर रहा हूं। अब सेपरेट कोर्स लॉन्च कर रहा हूं जावा का, ऑनलाइन। सेल्फ का ऐप पे अलग से लॉन्च कर रहा हूं, सेल्फ। क्योंकि 4-5 स्टूडेंट के लिए अब जावा की डिमांड आएगी, सर जावा का अलग, आपका सिर्फ जावा का चाहिए हमें अलग से। हैं? वो तो एक बार लॉन्च करने के बाद अपने आप आ जाते हैं। इसमें पॉइंट लिखो, पॉइंट लिखो, इसमें नोट में पॉइंट लिखो। लिखो, जब सुपर क्लास में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, जब सुपर क्लास में, जब सुपर क्लास में, सुपर क्लास में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, जब सुपर क्लास में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर होता है, तो सब क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो सब क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सब क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह, होती है कि वह सुपर क्लास, वह सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को, वह सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर पास करके, सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर पास करके, पैरामीटर पास करके, पास करके उसे, पैरामीटर पास करके उसे कॉल करवाएं, उसे कॉल करवाएं, उसे कॉल करवाएं, एल्स कंपाइलेशन एरर आती है, एल्स कंपाइलेशन एरर आती है, कंपाइलेशन एरर आती है। अगर नहीं करवाते तो क्या होता है? नहीं करवाते क्या होता है? कंपाइलेशन एरर आती है। ठीक है, तो ये आपके सब क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाने के लिए आपके पैरामीटर पास करके उसको कॉल करवाए। ठीक है, अच्छा कॉल कैसे करवाती है? तो आपको जानना है, सब क्लास, सब क्लास सुपर, सुपर कीवर्ड की सहायता से, सुपर कीवर्ड की सहायता से, सहायता से पैरामीटर पास करती है, पैरामीटर पास करती है, पैरामीटर पास करती है, और
सुपर हमेशा और सुपर हमेशा सब क्लास कंस्ट्रक्टर का, सुपर हमेशा सब क्लास कंस्ट्रक्टर का फर्स्ट स्टेटमेंट, सब क्लास कंस्ट्रक्टर का फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो सब क्लास होती है, उस सब क्लास के अंदर जो आपका सुपर है वो आपके उस पर्टिकुलर सब क्लास के कंस्ट्रक्टर का पहला स्टेटमेंट होना चाहिए। ये आपको जरूर ध्यान रखना है ना, पहला स्टेटमेंट होना चाहिए, एल्स आपकी एरर आ जाएगी। अगर पहला स्टेटमेंट नहीं लोगे तो एरर आ जाएगी। फिफ्टी % कंप्लीट हो गया। भाई सीधी सी बात है, मेरी बात सुनो, देखो सीधी सी बात है कि कंस्ट्रक्टर की जब भी बात करते हैं ना, कंस्ट्रक्टर की हम जब भी बात करते हैं तो कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है कि क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए। सही बात है ना। अब मुझे एक चीज बताओ कि जब यहाँ पे बी क्लास ने ए क्लास को इनहेरिट कर रखा है तो हमारे पास बी क्लास में ए क्लास की प्रॉपर्टी आ चुकी है, तो फिर हम ए क्लास को ऑब्जेक्ट क्यों बनाएंगे? फर्स्ट थिंग, ए क्लास को ऑब्जेक्ट हम क्यों बनाएंगे? हम नहीं बनाएंगे। और ए क्लास का ऑब्जेक्ट हम नहीं बनाएंगे तो फिर बी क्लास के ऑब्जेक्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये ए क्लास के भी कंस्ट्रक्टर कॉल करवाए। भाई बनती नहीं बनती? भाई सीधी सी बात है, बनती नहीं बनती, क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो कॉल होना चाहिए, ये तो आपका रूल है। आपका जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बी क्लास ने क्या कर लिया? ए क्लास को इनहेरिट कर लिया। इसका मतलब बी क्लास ने ए क्लास के मेंबर को यहाँ पे एक्सेस कर लिया। अब हम ए क्लास का तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्यों? हमें जरूरत नहीं है, हम बनाएंगे बी क्लास का ऑब्जेक्ट। और बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बी क्लास की रेस्पॉन्सिबिलिटी कि ए क्लास के कंस्ट्रक्टर को क्या करवाएं? कॉल करवाएं। और कॉल अगर नहीं करवाती है तो फिर ए क्लास कंस्ट्रक्टर हमने बनाया क्यों? फिर तो आप कंस्ट्रक्टर का जो रूल है वही गलत हो गया। अगर बी क्लास का ऑब्जेक्ट अगर ए क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करवाता है तो फिर जो मैंने रूल लिखवाया कंस्ट्रक्टर का वही गलत हो गया। एक कंस्ट्रक्टर की स्पेशल मेथड होता है जो कि अपने आप कॉल होता है, को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहां पे इनहेरिटेंस के केस में जब सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो सब क्लास के ऑब्जेक्ट बनते के साथ आपके जो कंस्ट्रक्टर का इन्वोकेशन होता है वो आपके सब क्लास से स्टार्ट होकर सुपर क्लास तक पहुंचता है, और एग्जीक्यूशन स्टार्ट हमेशा सुपर क्लास चलता है। ठीक, इसलिए आपको साफ साफ ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक, अच्छा, एक से ज्यादा अगर क्लास है, मान चलो एक ज्यादा क्लास है तो वो सेम ही कंसेप्ट, इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जिसमें कह रहा हूँ क्लास ए है, क्लास ए के अंदर मान के चलो कि आपकी ए क्लास का एक इनहेरिटेंस, ए क्लास का एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें आपको एक पैरामीटर पास करना है, एक पैरामीटर पास करना है। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूँ आपकी क्लास बी है, क्लास बी है, क्लास बी ने क्या कर रखा है? एक्सटेंड कर रखा है इसको, क्लास ए को। क्लास बी ने क्या कर रखा है? एक्सटेंड कर रखा है क्लास बी, क्लास ए को। और यहाँ पे आपका जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर, अच्छा मान के चलो, चलो एक केस मान के चलो कि यहाँ पे आपने कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं, यहाँ पे आपने कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं, क्लास बी में कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं, क्लास ए में कंस्ट्रक्टर बना लिया। ठीक है, क्लास बी में कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, क्लास ए में कंस्ट्रक्टर बना लिया। ठीक है, अच्छा अब मैं कह रहा हूँ मैं क्लास बी का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, मैं क्लास बी का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ बी ओबीजे इक्वल टू न्यू बी, बी ओबीजे इक्वल टू न्यू बी, और मैंने क्या कर दिया? 10 पास कर दिया। वैलिड है इनवैलिड है? वैलिड इनवैलिड है? वैलिड इनवैलिड है? वैलिड इनवैलिड? वैलिड इनवैलिड? दोनों आवाज आ रही है, वैलिड इनवैलिड। तो एग्जैक्टली बताओ क्या है? इन वैलिड या फिर वैलिड? इनवैलिड है। क्या है? इनवैलिड है ना, इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आप क्या कर रहे हो? आप बी क्लास को ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना, बी क्लास को ऑब्जेक्ट बना रहे हो, और बी क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते हैं बी क्लास के कंस्ट्रक्टर आप 10 पास करना चाहते हो। मुझे दिखाओ बी क्लास में कंस्ट्रक्टर कहाँ पे?
मुझे दिखाओ बी क्लास का कंस्ट्रक्टर कहां पे, बी क्लास कंस्ट्रक्टर कहां पे है? क्या कहीं पे है? क्या कहीं पे है? क्या कहीं पे नहीं है? इनवैलिड है, नहीं है, इनवैलिड है। अब मान के चलो आपने ये नहीं किया, मान चलो आपने ये नहीं किया, आपने सिंपली क्या कर दिया, पी ओबीजे, पी ओबीजे इक्वल टू क्या कर दिया आपने, न्यू बी कर दिया। ये वैलिड इनवैलिड है? इनवैलिड है, इनवैलिड है। इनवैलिड क्यों है? क्योंकि आपके सुपर क्लास में कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर एक पैरामीटर है। अब सब क्लास की रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, सब क्लास की जिम्मेदारी है, सब क्लास की जिम्मेदारी है। ये सब क्लास की जिम्मेदारी क्या है? सब क्लास की जिम्मेदारी है कि सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाए। देखो धरना आपको साफ साफ लिखवा है कि जब सुपर क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है तो सब क्लास की जिम्मेदारी होती है कि सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाए। तो यहां पे अब सब क्लास को फोर्सफुली अपने अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, है ना। अब सब क्लास को फोर्सफुली अपने अंदर कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, चाहिए डिफॉल्ट बना लो, चाहिए बिना आर्गुमेंट का कंस्ट्रक्टर बना लो, लेकिन कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा और सुपर कीवर्ड की सहायता से एक पैरामीटर पास करना ही पड़ेगा। यूजर करके देगा, खुद करेगा यूजर। क्यों? क्योंकि यहां पे जब सुपर क्लास का कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, देखो ये स्टेटमेंट आपको साफ साफ लिखवा रखा है, जब सुपर क्लास में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है तो सब क्लास की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। सब रेस्पॉन्सिबिलिटी तो क्या होता है? जिम्मेदारी, है ना, जिम्मेदारी होती है। सब क्लास की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर पास करके उसे कॉल करवाएं। तो स्टेटमेंट लिखा है, बिल्कुल आपको इस स्टेटमेंट को समझना है। एल्स कंपाइलेशन एरर आती है, तो इसका मतलब है कि अगर सुपर क्लास के अंदर को कंस्ट्रक्टर है, अगर सुपर क्लास के अंदर को कंस्ट्रक्टर है और वो कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, अगर सुपर क्लास के अंदर को कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो फिर सब क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्या करे, वो अपने अंदर एक कंस्ट्रक्टर लेके आए, उसको नहीं भी चाहिए तो भी लेके आए, उसको नहीं भी चाहिए तो भी लेके आए, और वो पहले सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाएं, उसके बाद ये अपनी कहानी स्टार्ट करें, एल्स आपके एरर आ जाएगी। ठीक, पहला केस। अगला केस लेता हूं कि मान के चलो एक सुपर क्लास है जिसका कंस्ट्रक्टर है, जिसका मान चलो एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, जिसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, जिसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं। अब एक सब क्लास है, अब एक सब क्लास है, सब क्लास क्या है? बी है। सब क्लास क्या है? एक्सटेंड्स क्या कर लिया? ए कर लिया, ए को इनहेरिट कर लिया, और सब क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, सब क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, और उसके बाद में सब क्लास का क्या बना रहा हूं? ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। सब क्लास क्या बना रहा हूं? ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। काम करेगा कि नहीं करेगा? काम करेगा कि नहीं करेगा? काम करेगा कि नहीं करेगा? राइट या रॉन्ग? ऊपर सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर है, फिर कैसे कॉल होगा, है ना। इस केस में ये स्टेटमेंट क्या होता है? वैलिड होता है, सही स्टेटमेंट। कंपाइलर अपने आप कर देगा, कंपाइलर अपने आप ये काम, मतलब इसमें डिफॉल्ट कंपाइलर अपने आप क्या करेगा? देखो कंपाइलर अपने आप क्या करेगा? एक कंस्ट्रक्टर बनाएगा और कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या लिखेगा? सुपर लिखेगा, और सुपर के थ्रू क्या कर देगा? ना, ये काम आप नहीं करोगे, ये काम कौन करेगा? ये काम कौन करेगा? कंपाइलर करेगा। कंपाइलर अपने आप कर लेगा, आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको तो करने की जब रिक्वायरमेंट होती है जब आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिया है, क्योंकि उस टाइम पे कंपाइलर अपनी मनमर्जी से पैरामीटर पास नहीं कर सकता, उस टाइम पे कंपाइलर अपना मनमर्जी से पैरामीटर पास नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं जावा इज ए स्ट्रिक्टली टाइट, है ना, यहाँ पे स्ट्रिक्टली टाइप और टाइट लैंग्वेज होती है। क्यों? क्योंकि हर चीज जावा में फिक्स है। अगर मान चलो जैसे जावा में आप कई बार ऑपरेशन करते हो ना, जैसे मान चलो आपने कुछ ऐसे ले लिया जैसे 0.0005, ठीक है, और है ना इसमें जैसे ये है ना, ये आप जैसे कुछ ऐसे स्टेटमेंट लेना 0.0222 लेना, है ना, और जैसे 0.00 कुछ लेना, जैसे आप 42 ले लेना, ठीक है, और इनको है ना आप अदर अलग अलग डेटा टाइप में लेके इनको माइनस करवा के देखना, एक बार आप अदर में लेके माइनस करवा के देखना, एक फ्लोट में लेना फिर डबल में लेके माइनस कर देखना, आपका रिजल्ट डिफर हो जाएगा। इनके रिजल्ट डिफर हो जाते हैं आपके। डबल में लोगे फैक्ट रिजल्ट आता है, नहीं सॉरी फ्लोट में लोगे फैक्ट रिजल्ट, डबल में लोगे रिजल्ट डिफर हो जाएगा, रिजल्ट डिफर हो जाता है ना इनमें। जैसे मान चलो कि आपने क्या किया, ये डबल ले लिया, मान चलो डबल ले लिया, डबल जैसे डबल B1 ले लिया इसको, और इसको भी क्या ले लिया, डबल B2 ले लिया, ठीक है, और आपने इनको माइनस करने की कोशिश की, जैसे B2 माइनस B1 कोशिश की, आपका रिजल्ट यहाँ पे आपका रिजल्ट, और आप इनको फ्लोट में लेके करोगे ना तो रिजल्ट आपका अलग अलग आता है, रिजल्ट आपके अलग अलग आता है। ऐसा क्यों?
जावा ये कहता है कि यार आप, जावा ये कहता है कि आप पागल हो क्या, आपका जब डेटा टाइप जब फ्लोट में स्टोर होने जो गए तो डबल में क्यों कर रहे हो। जावा कहता है कि आप टाइप पे काम करो, आप फिक्स टाइप पे काम करो, आप जितना डेटा है उसके अकॉर्डिंग काम करो, आप ऐसे मत करो, आप जबरदस्ती आप ऐसे मत करो, क्योंकि मैं क्या करूंगी फिर मैं 4 बाइट 8 बाइट पे काम करूंगी तो आपका रिजल्ट डिफर जाएगा। तो जावा तो स्ट्रिक्टली टाइट और टाइप लैंग्वेज है ना, हर चीज का फिक्स टाइप ले रखा जावा ने। थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे करते हो ना तो जावा बर्दाश्त नहीं करती, जावा कहती नहीं गलत बात है, सही काम करो आप। तो जावा तो आपको बिल्कुल फिक्स कंसेप्ट सिखाती है, तो इसलिए जावा में कहते हैं ना कि आपका सीखना भी आसान है और जावा में कंसेप्ट भी फिक्स है। नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन करो। जावा में आपको कुछ केस ऐसे लेके दिखाऊंगा जिसमें आपको जैसे 5 > 5, इसमें जावा आपको फॉल्स रिजल्ट देगा, लेके दिखाएं कुछ केस जावा में आपके, बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीजें हैं सीखने को, कुछ केस आपके। लेंगे, अभी कुछ मत करो, इन पर चर्चा मत करो, जब केस लूंगा जब बताऊंगा, केस उठाऊंगा जब बताऊंगा उसमें। एक तो जो आपके जावा के फिक्स कंसेप्ट है ना, उनको एक छोटा सा काम एक करना, जैसे सपोज करो जावा के जैसे जितने भी कीवर्ड हो गए, कंस्ट्रक्टर जो कंसेप्ट है ना, जैसे दिस कीवर्ड हो गया, सुपर कीवर्ड हो गया, कंस्ट्रक्टर हो गया, मेथड ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग हो गया, तो बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें, इनको आप अपने एक बड़ा सारा चार्ट होता है ना, एक चार्ट लो, उन पे छुट्टी वाले दिन खुद से अपने खुद के हैंड रिटन खुद के लिख के, और जहाँ पे आप सोते हो वहाँ पे लगा लो, ठीक है, तो आपके माइंड में सेट हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि फिक्स टाइप है, फिक्स्ड है ये सारी चीज़ें, जहाँ पे आप सोते हो, जहाँ मतलब आप देख सकते हो इन चीज़ों को, पढ़ सकते हो, वहीं लगा लो। अपने आप कॉल हो जाएगा, अपने आप, जैसे टीम में एक और बना ले पैरामीटर डिस्क के थ्रू, हाँ कर सकते हैं वो, मैं करवा आपके सामने करवा के देख लूंगा, वो देख लेंगे कि सुपर के बाद भी अब वो काम करके देख लेंगे। अपने आप, वो अपने आप लगा दो, वो कंपेलर काम है, कंपेलर अपने आप लगा देते हैं। डन। एक इसका सुपर का यूज और लिखो, तो देखो सुपर के हमने 2 यूज देख लिए, सुपर के 2 यूज क्या क्या देखे, मेथड कॉल कर सकता है सुपर क्लास का, कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकता है सुपर क्लास का, ठीक है। एक तीसरे यूज और देख लो, जिसको हम कह रहे हैं सुपर क्लास, सुपर कीवर्ड के द्वारा सुपर क्लास के वेरिएबल्स को भी कॉल किया जा सकता है। तो ये नोट डाउन हो गया, तो आपका थर्ड यूज लिख देता हूं, तीसरा यूज लिख देता हूं, सुपर के द्वारा, सुपर कीवर्ड के द्वारा कीवर्ड के द्वारा सुपर क्लास के, सुपर क्लास के, सुपर क्लास के वेरिएबल है ना, सुपर क्लास के वेरिएबल को, सुपर क्लास के वेरिएबल को कॉल किया जा सकता है, कॉल किया, कॉल किया जा सकता है, कॉल किया जा सकता है, कॉल किया जा सकता है जब वेरिएबल का नाम, जब वेरिएबल का नाम नाम सुपर क्लास, जब वेरिएबल का नाम सुपर क्लास और सब क्लास में सेम होता है, सुपर क्लास और सब क्लास में, सब क्लास में समान होता है, ठीक है भाई। तो आपको ध्यान रखना है, सुपर की सहायता से आप सुपर क्लास के वेरिएबल को कॉल कर सकते हो जब आपके सुपर क्लास और सब क्लास वेरिएबल का नाम सेम होता है।
दिस सेम क्लास के लिए होता है, दिस सेम क्लास के लिए होता है, और आपका सुपर जो होता है वो सुपर क्लास के लिए होता है। बस इतना समझो दिस और सुपर में, इसलिए आपको दोनों के दोनों को आपको शुरू में स्टार्ट करते समय आज क्लास आपको दोनों आपको इसलिए डिफरेंस समझाया था कि दिस सेम क्लास के लिए काम करेगा, सुपर आपके सुपर क्लास के लिए काम करेगा। बिल्कुल भी जावा के टेस्ट होने के बाद में सॉल्यूशन में जीके और रीजनिंग दोनों में ही पढ़ाऊंगा बिल्कुल। वो पढ़ा नहीं है जावा का टेस्ट सॉल्यूशन मतलब क्या भाई, कुछ फिक्स कंसेप्ट मतलब जीके पढ़ाऊंगा और कुछ रीजनिंग में सॉल्यूशन करवाऊंगा। हाँ, दोनों कंसेप्ट में पढ़ाऊंगा, ये बिल्कुल सही बात है, दोनों में ही पढ़ाऊंगा। देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि मान के चलो कि यहाँ पे कह रहा हूँ मैं क्लास ए है, मान चलो मेरे पास क्लास ए है, ठीक। क्लास ए में कह रहा हूँ इंटीजर टाइप का, एक इंटीजर ए टाइप का एक वेरिएबल है जिसके अंदर कुछ वैल्यू है 10 है, ठीक है। मैंने सिर्फ इंटीजर ए टाइप का वेरिएबल लिया है, उसको बंद करो, मैंने क्या कहता है क्लास बी ले लिया, क्या ले लिया, क्लास बी ले लिया। और क्लास बी में कह रहा हूँ एक्सटेंड्स, क्लास बी में कह रहा हूँ एक्सटेंड किस कर दिया, एक को, मतलब क्लास बी ने क्लास एक क्या कर रखा है, इनहेरिट कर रखा है। उसके बाद में क्या ले लिया, क्लास बी के अंदर भी एक वेरिएबल ले लिया ए नाम का ही, इसके अंदर मैंने मान लो वैल्यू कितनी ले ली, 20 ले ली। अब पॉइंट है कि यहाँ पे एक मेथड ले रहा हूँ, जैसे मेथड ले रहा हूँ वॉइड डिस्प्ले, एक मेथड ले रहा हूँ वॉइड डिस्प्ले, ठीक है। और इस मेथड के अंदर से मैं प्रिंट करवा रहा हूँ किसको, इस मेथड के अंदर से मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, जैसे मान के चलो मैं इस मेथड के अंदर से प्रिंट कर रहा हूँ किसको, एक को प्रिंट कर रहा हूँ। अब ध्यान ना, इस मेथड के अंदर से आप एक को कितनी बार प्रिंट करवाओ, हमेशा और हमेशा आपका कौन प्रिंट होगा, हमेशा हमेशा कौन प्रिंट होने वाला है, 20 होने वाला है, 20 होने वाला है। तो यहाँ पे मान के चलो कि मैंने क्या बनाया, मैंने एक क्लास बनाई जिसके अंदर मेरा मेन मेथड है, मैंने क्लास बनाई जिसके अंदर मेरा मेन मेथड है, ठीक है। देखो मैंने क्लास बनाई जिसके अंदर मेरा क्या है, मेन मेथड है, ठीक है। ये क्लास बनाने के बाद में इसमें मैंने क्या किया, आपके सब क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मैंने क्या कर दिया, सब क्लास को ऑब्जेक्ट, बी क्लास को ऑब्जेक्ट बना दिया, बी क्लास को ऑब्जेक्ट क्या बनाया, बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। और बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में मैंने क्या किया कि बी क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा मैंने डिस्प्ले कॉल कर दिया, किस कॉल कर दिया, डिस्प्ले को कॉल कर दिया, ठीक। तो यहाँ पे काम क्या कर रहा हूं मैं, देखो समझो, मैंने जस्ट इतना सा काम किया है कि बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसको बी क्लास के रेफरेंस में स्टोर करवा दिया। और स्टोर करवाने के बाद में जब मैं बी क्लास के एक मेथड कॉल करवाता हूं तो मेरे पास में ये मेथड कॉल हो जाएगा, ये मेथड कॉल हो जाएगा। इस मेथड के कॉल होने के बाद में जब इस मेथड का बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट किया जाएगा, ये बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो सबसे पहले एसओपी system.out.println और उसके अंदर एक वेरिएबल को प्रिंट करवाया जा रहा है, किसको, एक को। तो वेरिएबल कहां से ढूंढेगा, है ना, ये वेरिएबल हमेशा और हमेशा अपने लोकल वेरिएबल को प्रेफरेंस देगा, मतलब इसकी क्लास, लोकल मतलब इसका क्लास वाला, तो अपनी स्वयं की क्लास के वेरिएबल को प्रेफरेंस देगा। अब आप जितनी बार भी एक को प्रिंट करवाओगे ना, ये हमेशा अपनी ही क्लास के वेरिएबल को प्रेफरेंस देगा, अपनी क्लास के वेरिएबल को प्रेफरेंस देगा, क्योंकि सुपर क्लास का वेरिएबल सेम नाम का है, और सेम नाम का होने के कारण सब क्लास ने क्या कर दिया, उसको हिडन कर दिया। तो इसलिए अभी तक आपका जो आउटपुट आएगा वो दोनों में क्या आएगा, दोनों में क्या आएगा, 20 आएगा, दोनों में आउटपुट आपका 20 आएगा। इस कंसेप्ट में जब आप सुपर क्लास का वेरिएबल एक्सेस करने की बात करते हो तो आप क्या करोगे, ना सुपर क्लास का वेरिएबल एक्सेस करने के लिए आप क्या करोगे कि यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सुपर डॉट ए, और सुपर डॉट ए लिखने के बाद में जो आपके सामने आउटपुट आएगा, यहाँ पे ये आउटपुट क्या आएगा, क्या आएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि सुपर कीवर्ड की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, सुपर क्लास के वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं। अब ध्यान, सुपर क्लास के वेरिएबल के रूप में यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, आपका इंस्टेंस स्टैटिक दोनों ही कॉल हो जाते हैं, ठीक है। मेथड्स में दिक्कत आती है बस, बाकी आपके इंस्टेंस स्टैटिक वेरिएबल्स दोनों कॉल हो जाते हैं। क्या सी के अंदर तो ये कंसेप्ट नहीं चलता, इनहेरिटेंस नहीं होती सी के अंदर, तो इस सी में आपने इनहेरिटेंस कहाँ पढ़ लिया? आप इतने ज्यादा कंफ्यूज हो गए। सी का कंसेप्ट अलग होता है, सी तो एक प्रोसीजर लैंग्वेज है, वहां पे फंक्शन ओरिएंटेड कंसेप्ट है, या
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट हो रहा है। आप यहाँ उप्स का कंसेप्ट पढ़ रहे हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट पढ़ रहे हो। प्योरली नहीं होती, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। स्टैटिक वेरिएबल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्टैटिक मेथड की बात कर रहा था ओवरराइड में। ओवरराइड, ये ओवरराइड नहीं है, ये ओवरराइड नहीं हो रहा। हाँ, ये देखो, ये अरे ऐसा यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आपके स्टैटिक के नाम पे दोनों, अगर आपके एक ही नाम पे है, दोनों स्टैटिक आपके एक ही नाम पे है, तो उसके बाद अगर आप दोनों अलग अलग क्लास में ले रहे हो तो वहाँ पे अलग अलग क्लास के लिए स्टैटिक बने हुए हो, तो वहाँ पे आपके एक ही नाम के हैं, उसके बाद भी वो आपके डिफरेंट डिफरेंट काम करेंगे। हाँ, अलग अलग बनते हैं, अभी लेंगे ना, प्रोग्राम लेंगे। किसको? सारे केस लेंगे, थोड़ा सा रुको। मेमोरी का कंसेप्ट आपको जो सिखा रखा हूँ सेम है, इसमें किसी टाइप का कोई डिफरेंस नहीं है। मेमोरी जो होती है वो इंस्टेंस मेंबर को मेमोरी आपके तब होती है जब ऑब्जेक्ट बनता है, स्टैटिक मेंबर को पहले हो जाती है, और कोई कंसेप्ट नहीं है। इंस्टेंस मेंबर को मेमोरी हीप एरिया में लोकेट होती है, स्टैटिक मेंबर को मेमोरी स्टैटिक एरिया में लोकेट होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने इनहेरिटेंस कंसेप्ट को फॉलो कर रखा है तो भी आपके सुपर क्लास तक के रेफरेंस की बात कर रहे हैं हम। बिल्कुल, आप ए डॉट ए से भी एक्सेस कर सकते हो। है ना, स्टैटिक मेंबर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि स्टैटिक मेंबर तो आपके क्लास मेंबर भी होते हैं। स्टैटिक मेंबर कैसे होते हैं? क्लास मेंबर भी होते हैं। ठीक है, तो एक बार इन कंसेप्ट को देख लेते हैं, फिर फाइनल स्टार्ट करते हैं। देखो, एक बार इन कंसेप्ट देख लेते हैं, फिर फाइनल स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है उसमें एक बार देख लो यहाँ पे, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं कौन सा? फाइनल। फाइनल 26 को है ना? फाइनल तो करेंगे। कौन खेल रहा है? देखो, सबसे पहले आज की क्लास में, मतलब हमने जो कंसेप्ट स्टार्ट किया था वो हमने किया था कि मान के चलो कि हमारे पास में यहाँ पे 3 क्लास है, और 3 क्लास के अंदर मान चलो कि कुछ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हैं। ठीक है, क्लास बी है जिसने क्या कर रखा है? एक्सटेंड कर रखा है क्लास 1 को। क्लास बी है जिसने एक्सटेंड कर रखा है क्लास 1 को। ठीक है, और क्लास बी ने क्या कर रखा है? एक कंस्ट्रक्टर को बना रखा है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद में मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास में क्या है? क्लास क्लास सी है जिसने क्या कर रखा है? एक्सटेंड कर रखा है क्लास बी को। ठीक है, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि इसने क्या कर रखा है? अपना एक कंस्ट्रक्टर बना रखा है। अब देखो, यहाँ पे मेरे पास ए बी सी 3 क्लास है जिनमें तीनों के अंदर कंस्ट्रक्टर हैं, और अगर मैं सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो इंटरनली क्या होता है? इंटरनली क्या होता है कि आपके सारे के सारे कंस्ट्रक्टर में ऑटोमेटिकली कंपाइलर सुपर कीवर्ड लगाते हुए आपके क्या करेगा? सुपर से कॉल करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, सुपर से कॉल करना स्टार्ट करेगा। आउटपुट भी कुछ नहीं है, कुछ हमने कुछ लिखा ही नहीं है। आउटपुट कुछ नहीं है, हमने कुछ लिखा ही नहीं है। तो बाई चांस मान के चलो यहाँ पे हमने लिख दिया ए कॉल, लिख दिया, तो आपका आउटपुट क्या आएगा? ए कॉल ए। अब देखो, आपने अगर आपने यहाँ पे कंपाइलर के बजाय आपने खुद ने लगा दिया सुपर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपाइलर के बजाय आपने खुद ने लगा दिया तो आप कंपाइलर की हेल्प कर सकते हो ना, कंपाइलर की हेल्प कर सकते हो।
आपने खुद ने लगा दिया, ठीक है, तो कंपाइलर की आप हेल्प कर सकते हो, कंपाइलर की हेल्प कर सकते हो, आपने खुद ने लगा दिया, ठीक है, तो आपने कंपाइलर की हेल्प कर दी, तो ये काम आपने खुद ने कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपने कंपाइलर की हेल्प कर दी। अब पॉइंट आता है कि मान के चलो जो ए क्लास है, इसके अंदर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर क्या है, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, मान चलो एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, और उसके बाद में यहाँ पे मान चलो कि जो बी क्लास है इसके अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं है, बी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं है, सी को एक बार हटा देता हूँ, मान चलो बी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो यहाँ पे जैसे ही हम देखो अब सी की वजह हम किसकी बनाएंगे, बी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो जैसे हम बी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बी का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में बी क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं है, ए क्लास में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो बी क्लास की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ए क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाएं। तो यहाँ पे अगर इस प्रोग्राम को आप चलाते हो तो ऑप्शन क्या आ जाती है, क्या एरर आ जाती है, एक्चुअल फॉर्मूला आर्गुमेंट नॉट मैच। सीधी सी बात है, आपके ए क्लास के कंस्ट्रक्टर में हमें एक आर्गुमेंट पास करना था, और वो आर्गुमेंट पास करने के लिए मुझे यहाँ पे कंपलसरी यहाँ पे बी क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, और उस कंस्ट्रक्टर के माध्यम से मुझे सुपर कीवर्ड जो होता है उसके माध्यम से मुझे एक आर्गुमेंट यहाँ पे पास करना है ना। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सुपर कीवर्ड पास करके, मतलब सुपर के माध्यम से यहाँ पे पैरामीटर पास करना पड़ेगा, ये जरूरी है, ये जरूरी है ना। अगर नहीं करते हो तो एरर आती है, नहीं करते तो क्या आती है, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होने के बाद में, सुपर क्लास में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होने के बाद में तो सब क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सब क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्या करें, वो क्या करें, वो एक कंस्ट्रक्टर बना के और सुपर कीवर्ड के माध्यम से क्या करें, सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाएं। अब मान चलो मैं इसको सेकंड स्टेटमेंट लेता हूँ, सेकंड स्टेटमेंट लेता हूँ, मान चलो मैं इसको, और मैं कह रहा हूँ कॉल, सेकंड स्टेटमेंट लेता हूँ कॉल्ड। अगर आप सुपर कीवर्ड को सेकंड स्टेटमेंट के रूप में लेते हो तो आप क्या आ जाती है, एरर, देन आपकी एरर है। एरर कैसी है, कंपैरिजन टाइम एरर है ना, कंपाइलर सिंटैक्स गलत लिख रहे हो, इसको तो आप सेंटेक्स लिखने का सही नहीं है, ठीक है। तो स्टेटमेंट बिफोर सुपर इज प्रीव्यू फीचर्स एंड डिस्प्ले बाय डिफॉल्ट एंड डिसेबल्ड बाय डिफॉल्ट, इसका मतलब आपका पहला स्टेटमेंट होना चाहिए, आपके बाकी स्टेटमेंट बाद में होंगे, पहला स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, सुपर होना चाहिए, है ना। कंस्ट्रक्टर कॉल के केस में आप बताना ना, पहला ही स्टेटमेंट होना चाहिए आपका, फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए आपका, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मान के चलो कि यहाँ पे आपका एक इंटीजर टाइप का, यहाँ पे आपका एक वेरिएबल है जिसको मैं कह रहा हूँ इंटीजर a इक्वल टू 10, एक वेरिएबल है इंटीजर इक्वल टू 10, और मान चलो यहाँ पे भी एक वेरिएबल है इंटीजर a इक्वल टू 20, a इक्वल 10 इक्वल टू 20, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि एक मेथड है जिसमें मेथड के थ्रू प्रिंट करवा रहा हूँ, जिसमें मान चलो एक मेथड है वॉइड डिस्प्ले, एक मेथड है, और इस मेथड में क्या कर रहा हूँ, मैं प्रिंट करवा रहा हूँ एक को, किसको प्रिंट करवा रहा हूँ, एक को प्रिंट करवा रहा हूँ, है ना। जब भी मैं एक को प्रिंट करवाने की बात करता हूँ, एक को प्रिंट करवाने का मतलब है कि यहाँ पे एक को चाहे कितनी बार प्रिंट करवाओ, हमेशा और हमेशा कौन सा प्रिंट होगा, कौन सा प्रिंट होगा, चाइल्ड वाला प्रिंट होगा, है ना, हमेशा और हमेशा चाइल्ड वाला प्रिंट होगा। तो यहाँ से आप क्या कर दो, यहाँ से आप क्या कर दो, मेथड को प्रिंट भी करवा दो, डॉट डिस्प्ले, ठीक है, मेथड कॉल करवा दो। अब इसमें क्या होगा, हमेशा और हमेशा आपका चाइल्ड का जो चाइल्ड क्लास में आपका जो वेरिएबल्स हैं उसको एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा मिलेगी, और 20-20 ही प्रिंट होगा, क्या होगा, 20-20। अगर आपको सुपर क्लास का प्रिंट करवाना है तो क्या लगाओ, है ना, एक क्या लगाओ, एक क्या लगाओ, सुपर डॉट। अब क्या होगा, अब आपके सुपर क्लास कॉल हो जाएगा, तो अब आपके यहाँ पे सुपर क्लास का कॉल, सुपर क्लास के वेरिएबल्स को कॉल करवाने के लिए भी आपका सुपर कीवर्ड काम में आता है। ये वेरिएबल आपका सुपर क्लास में स्टैटिक भी हो सकते हैं, है ना, स्टैटिक भी हो सकते हैं, स्टैटिक हो सकते हैं, तो इसको भी आप सुपर के माध्यम से कॉल करवा सकते हो। वैसे तो ये कहता है, देखो वैसे तो ये वार्निंग आप क्या देगा कि आप सुपर के माध्यम से कॉल क्यों करवा रहे हो, आप इसको क्लास के माध्यम से करवा लो। वैसे तो क्लास का वेरिएबल है भाई, स्टैटिक मतलब क्लास का है, क्लास का मेंबर है, तो आप क्लास से करवा लो ना, तो देखो आपको वार्निंग देता है,
आप वार्निंग देते हैं कि आप क्यों करवा रहे हो इसको। ये तो आपके डायरेक्टली क्लास से एक्सेस है। देखो कह रहे हैं स्टैटिक मेंबर ए डॉट ए एक्सेस वाया, आप क्लास से एक्सेस करवाओ ना, आप इससे क्यों करवा रहे हो। कोई दिक्कत नहीं, करवा लो, इससे करवा लो, आपका काम हो जाएगा। तो सिखा इसलिए रहा हूँ कि आपका सुपर से हो जाता है ना। वैसे आप क्लास से करवाओगे तो भी क्लास से हो जाएगा। वैसे सीधी सी बात है, सुपर को तो आप कैसे करवा सकते हो, क्लास से करवा लो, क्लास से एक्सेस करवा लो, इससे हो जाएगा आपका, क्योंकि स्टैटिक है। तो स्टैटिक आपके जो मेंबर होते हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, क्लास से। तो क्लास के नाम से उनको डायरेक्टली कॉल करवा सकते हो, क्लास के नाम डायरेक्टली कॉल करवा सकते हो, उससे हो जाएगा। स्टैटिक मेंबर्स को हम क्लास के नाम से डायरेक्टली कॉल करवा सकते हैं, लेकिन सुपर स्टैटिक वेरिएबल्स लिए काम कर जाता है ना, एरर नहीं है, लेकिन मेथड काम मेथड काम नहीं करता। जब मेथड ओवरराइड होता है तो काम नहीं करता, क्योंकि ओवरराइड हुआ ही नहीं है, वो ओवरराइड हुआ ही नहीं है। स्टैटिक मेथड आपके ओवरराइड नहीं होते, ठीक, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारा जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट में हमने 3 टाइप के कंसेप्ट पढ़ लिए, किसके रूप में, सुपर के रूप में, है ना। सुपर के रूप में हमने 3 टाइप कंसेप्ट को यहाँ पे पढ़ा है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फाइनल, वोट वॉट वोट वोट वोट। देखो क्या चाहते हो, अच्छा चलो ठीक है, आज की क्लास में छोड़ दूंगा नहीं 8:30 से पहले, ये तो फैक्ट है। पढ़ा नहीं रहा, पढ़ा नहीं रहा, बट छोड़ छोड़ नहीं रहा। तो एक बार के लिए आज की क्लास में जिस स्टूडेंट से पूछूंगा सिर्फ वही जवाब देगा, बाकी स्टूडेंट जवाब नहीं देंगे, ठीक है। जिससे पूछूंगा सिर्फ वही जवाब देगा, बाकी स्टूडेंट जवाब नहीं देंगे, ठीक है। बोलो। फाइनल कीवर्ड अलग होता है, वो अलग कंसेप्ट होता है। देखो हमने हमारी क्लास में जितना भी हमने पढ़ा है, पीछे का मतलब जो भी पढ़ा है, तो उसका एक बार थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू आप लोगों से ले लेता हूँ, क्योंकि मैं तो रोज आते ही सबसे पहले आपको क्लास में जो पहले क्लास में पढ़ाया था वो जस्ट आते ही आपको रिवाइज करवाता हूँ। तो मेरी तो हर एक क्लास स्टार्ट करने से पहले खासियत होती है कि पीछे क्लास से मैं कोरिलेट करते हुए आपको आगे क्लास पे आगे फर्दर मूव ऑन करूँ। लेकिन अब आपको भी देख लेता हूँ कि आप कितनी पीछे कंसेप्ट को कोरिलेट कर पाए हो, तो वो सारे के सारे कंसेप्ट मैं आपसे पूछ लेता हूँ। और आपको इंडिविजुअल स्टूडेंट को जवाब देना है, सामूहिक जवाब आपको नहीं देना, ठीक है। तो सामूहिक जवाब आपके एक्सेप्टेबल नहीं है, आपके इंडिविजुअल आपको जवाब देना है, ठीक है। और इंडिविजुअल जवाब में सबसे पहले स्टार्ट करता हूं कि हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था जिसमें हमने बात की थी दिस कीवर्ड की बात की थी, और दिस कीवर्ड की आपको यूज बताना है। तो आपसे जस्ट पीछे जो मेंबर है उनका उनसे स्टार्ट करते हैं। दिस कीवर्ड का आपको यूज बताना है, जो 3 यूज आप बताए दिस कीवर्ड का। हम्म सेम क्लास के सेम क्लास में वेरिएबल्स को, कौन से वेरिएबल्स की बात कर रहे हो आप। वेरिएबल्स तो बहुत टाइप के होते हैं, 3 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। इंस्टेंस, सेम क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल करवाना क्यों क्यों रिक्वायर्ड क्यों है भाई। सेम क्लास के इंस्टेंस जो वेरिएबल होता है वो इंस्टेंस वेरिएबल आपका अलग है, लोकल वेरिएबल अलग है, स्टैटिक वेरिएबल अलग है, तो क्यों रिक्वायर्ड है, वाई क्यों रिक्वायर्ड है। हम्म मुझे तीनों यूज का फैक्ट बता दो, ऐसे मुझे रामायण में बताओ, तीनों यूज का फैक्ट बताओ।
जब लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल का नाम सेम होता है ना, नाम सेम होता है, जब लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल का नाम सेम होता है तो हमारे लोकल वेरिएबल्स को प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है और इंस्टेंस वेरिएबल को हम उस टाइम पे एक्सेस नहीं कर पाते। तो दिस की सहायता से हम लोकल और इंस्टेंस को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, पहला यूज। दूसरी यूज हम कहते हैं कि आप मेथड को, सेम क्लास के मेथड को आप डायरेक्टली कॉल सिर्फ इस वजह से करवा पाते हो, इस वजह से पॉसिबल होता है क्योंकि कंपाइलर इनबिल्ट क्या करता है, उसके आगे दिस लगा देता है, ठीक है। और तीसरी चीज देखा था कि सेम क्लास में जब आपके एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर होते हैं तो सेम क्लास में एक ज़्यादा कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाने के लिए हम कंस्ट्रक्टर में एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को जब सेम क्लास में कॉल करवाते हैं तो हम दिस कीवर्ड पास करके हम कॉल करवा सकते हैं। ये हमने दिस कीवर्ड के बारे में देखा था। और दिस कीवर्ड क्या करता है, दिस कीवर्ड आपके बिलोंग करता है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, ठीक है। और क्या करता है, रेफरेंस वेरिएबल ग्रुप में काम में लिया जाता है। पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है, रेफरेंस वेरिएबल रूप में काम में लिया जाता है और वो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या करता है, वेरी करता है। अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए दिस कीवर्ड आपका अलग अलग होता है, ठीक है। ये कंसेप्ट हमने दिस कीवर्ड के बारे में अच्छे से समझा है, अच्छे से सुना है, अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। कोई डाउट, कोई डाउट? अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मेथड ओवरलोडिंग की। देखो, जब मेथड ओवरलोडिंग की बात करते हैं तो मेथड ओवरलोडिंग के लिए आपके कौन कौन से कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है? मेथड ओवरलोडिंग के लिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है? सिर्फ ओवरलोडिंग के लिए बताना है। कौन कौन बता सकता है? ओके, मेथड ओवरलोडिंग की बात कर रहा हूं मैं। मेथड ओवरलोडिंग के लिए बताओ। बताओ। हम्म, ओके। देखो, मेथड ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने का एक कॉन्सेप्ट होता है मेथड ओवरलोडिंग, जिसमें हम क्या करते हैं कि आप एक ही नाम से हम बहुत सारे काम करवाते हैं और वो बहुत सारे काम करवाने के लिए हम क्या करते हैं, सेम नाम के मेथड्स को हम डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट के हिसाब से डिफरेंशिएट कर पाते हैं। उसी कंसेप्ट को मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। और मेथड ओवरलोडिंग आपके कंपैरिजन टाइम बाइंडिंग का कंसेप्ट होता है, जो कि आपके किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम की परफॉर्मेंस को बिगाड़ने के भी काम में आता है ये, क्योंकि बाइंडिंग कंपैरिजन टाइम पे होने की वजह से परफॉर्मेंस को क्या कर देता है, बिगाड़ देता है, ठीक है। वो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जावा के अंदर जब हमने क्लास ऑब्जेक्ट कंसेप्ट हमने स्टार्ट किया था तो जावा के अंदर हमने ऑब्जेक्ट की बात की थी। तो जब भी जावा के अंदर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में क्या क्या काम होता है वो बताना आपको इन सीक्वेंस में। इन सीक्वेंस बताना आपको क्या क्या काम होता है। जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो क्या क्या काम होता है, इन सीक्वेंस बताना है आपको। कौन कौन बता सकता है? इन सीक्वेंस में काम बताना है आपको, पीछे से। कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है। मेमोरी इनिशियलाइजेशन होती है किसको? इंस्टेंस मेंबर्स को। मेंबर बोल दो, इंस्टेंस मेंबर को मेमोरी इनिशियलाइजेशन होती है। डिफॉल्ट वैल्यू असाइन होती है, डिफॉल्ट वैल्यू असाइन होती है, बिल्कुल। उसके बाद देखो ना, जब भी हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के साथ आपके बेसिकली हम तीन काम की बात करते हैं। कंस्ट्रक्टर का इन्वोकेशन, मतलब कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद में डिफॉल्ट जो आपके इंस्टेंस जो आपके मेंबर्स हैं उन सबको मेमोरी में जगह मिल जाएगी और उनको सबको डिफॉल्ट वैल्यू मिल जाएगी, उनको सबको डिफॉल्ट वैल्यू मिल जाएगी। और अगर एग्जीक्यूशन की बात करेंगे, तो आपके सबसे पहले आपके स्टैटिक ब्लॉक के एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, फिर इंस्टेंस ब्लॉक के एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, फिर आपके कंस्ट्रक्टर के एग्जीक्यूशन की बात करते हैं। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट रूप में कह रहा हूँ कि आज की क्लास में हमने एक कंसेप्ट देखा था जिसको हमने कल की क्लास में देखा था। और उस रूप में कह रहा हूँ कि जब आपके इनहेरिटेंस को फॉलो किया जाता है तो आपके उप्स के कंसेप्ट के रूप में हम इनहेरिटेंस को पढ़ते हैं। तो जो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट होता है वो आपको क्या क्या बेनिफिट देता है, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, क्या क्या बेनिफिट देते हैं आपको। रीयूजेबिलिटी देता है, ठीक है, सही बात है, रीयूजेबिलिटी कर पाते हो। फिर नेक्स्ट क्या कर पाते हो? रिफाइनमेंट कर पाते हो, आप काम को अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो। तो एक कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन रूप भी आपको देता है इनहेरिटेंस, तो एब्स्ट्रैक्शन देता है। देखो, जावा के अंदर जब हम इनहेरिटेंस के कंसेप्ट की बात करते हैं, जावा में स्पेशल जावा में इनहेरिटेंस कंसेप्ट बात करते हैं, तो जावा कौन कौन से इनहेरिटेंस को फॉलो करता है? कौन कौन से? सिंगल लेवल इनहेरिटेंस,
मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हिरार्किकल। जावा कौन से इनहेरिटेंस फॉलो नहीं करता? मल्टीपल और हाइब्रिड। ध्यान रखना, जावा मल्टीपल और हाइब्रिड फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जावा ने किसी भी टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी और एम्बिग्यूटी को अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं रखी। जावा ने सारी की सारी एम्बिग्यूटी और कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव कर दिया। इस वजह से जावा क्या करता है कि आपके मल्टीपल और आपके हाइब्रिड जो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट होता है उसको जावा फॉलो नहीं करता। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो, इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि हम एक क्लास के जो एक हम ऑब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट्स में हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज को अक्वायर करते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को अक्वायर कर पा रहा है तो वही क्या है, इनहेरिटेंस होता है। देखो, मैंने जैसे वर्ड यूज किया कि एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को अक्वायर कर पा रहा है, ये वर्ड मैं यूज क्यों करता हूं, इसका व्हाट इज द मीनिंग, फैक्ट क्या है? जैसे देखो, मैंने अगर इनहेरिटेंस की बात करूं तो मैंने ये लिख रखा है, जैसे स्टेटमेंट ये लिख रहा है, एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है, ये लिख रखा है। तो व्हाट इज द फैक्ट, इसका बिल्कुल फैक्ट बताओ। व्हाट इज द एनीथिंग एल्स? पेरेंट्स क्लास के रेफरेंस को यूज करता है, ये सही बात है। चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पेरेंट्स क्लास के रेफरेंस को ऑब्जेक्ट को एक्वायर करता है। आप पेरेंट्स क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो क्या? नहीं बना रहे, उसके बाद भी पेरेंट्स क्लास के मेंबर को आप एक्सेस कर पा रहे हो। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट में एक्वायर की जा रही है। ये इसलिए की जा रही है क्योंकि आपने पेरेंट क्लास का तो ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, और नहीं बनाया, और पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी अगर आप एक्वायर कर पा रहे हो तो डेफिनेटली क्या है, इनहेरिटेंस। आप ना ये मत कहना क्लास, ये मत कहना क्लास, ऐसा नहीं होता। एग्जैक्टली रियल में तो इनहेरिटेंस में क्या करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं। ये मैं क्यों कह पा रहा हूं, ये मैं क्यों कह पा रहा हूं कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं, ये चीज मैं क्यों कह पा रहा हूं, वो वाई क्यों कह पा रहा हूं ये? देखो, मैं कह रहा हूं कि इनहेरिटेंस के अंदर हम एक क्लास के ऑब्जेक्ट को, एक क्लास के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट में एक्वायर करते हैं। ये मैं कह रहा हूं इनहेरिटेंस के लिए। तो वाई ये सेंटेंस में कह क्यों पा रहा हूं? फैक्चुअल आंसर होता है, फैक्चुअल आंसर, ऐसे नहीं, फैक्चुअल, फैक्ट, बिल्कुल है ना, पॉइंट टू पॉइंट। वाई वाई क्यों कर पा रहा हूं? फैक्ट, फैक्ट आंसर बताओ, फैक्ट, वाई 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 फैक्ट आंसर बताओ, ये क्यों कह पा रहा हूं मैं? आप इसके लिए आप ये कहोगे कि रन टाइम कंसेप्ट। क्या है? रन टाइम कंसेप्ट, रन टाइम कंसेप्ट है इसका फैक्ट आंसर, रन टाइम, क्योंकि सारा काम कब हो रहा है, रन टाइम पे हो रहा है। तो इनहेरिटेंस का जो कंसेप्ट होता है वो रन टाइम होता है। ये सारा काम कब हो रहा है, रन टाइम हो रहा है। इसलिए मैं कह पा रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहे हैं दूसरे ऑब्जेक्ट में, वो इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि इनहेरिटेंस आपके रन टाइम पर काम करता है। ठीक है ना? अगर कंपैरिजन टाइम पे काम करता तो मैं कहता है एक क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर वगैरह है वो दूसरी क्लास के अंदर हम रख लेते हैं, ऐसा नहीं करते हम तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी एक्वायर करने की बात करते हैं क्योंकि हम रन टाइम पे काम कर रहे हैं, है ना? ठीक है। कौन सा बताना दोबारा? ये मैंने कहा कि आपका जो इनहेरिटेंस होता है उसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को दूसरे ऑब्जेक्ट में हम एक्वायर करवाते हैं। वो एक्वायर हम इसलिए करवाते हैं कि इनहेरिटेंस का कंसेप्ट को जो बाइंडिंग चलती है वो रन टाइम पे चलती है। सारा का सारा जो जावा के अंदर जो जब रन हो रहा होता है प्रोग्राम पे, तब यहाँ पे आपके इनहेरिटेंस की बाइंडिंग की जाती है। और उस टाइम पे आपके क्या किए जाते हैं, जैसे दो क्लास, ऊपर वाली क्लास है, इस क्लास की जो प्रॉपर्टी है वो आपकी इस क्लास के ऑब्जेक्ट के पास पहुंचा दी जाती है। इसका मतलब इस क्लास की प्रॉपर्टी पहुंचाने का मतलब अगर रन टाइम पे काम हो रहा है तो इस क्लास की प्रॉपर्टी ग्रुप में क्या है ना, ऑब्जेक्ट है। फिर रन टाइम पे आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इस क्लास प्रॉपर्टी मतलब ऑब्जेक्ट हो गया। ये सीधी सी बात है, जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो हम कहते हैं कि वो क्लास आपकी एग्जिस्टेंस में, मतलब उसके मेंबर को मेमोरी मिल चुकी, तो अब ऑब्जेक्ट पे काम हो रहा है। अब ऑब्जेक्ट काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट थ्रू इसके मेंबर को मेमोरी मिल चुकी, तो हम क्या कर रहे हैं, उन सारे के सारे मेंबर को यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं, है ना, यूज कर पा रहे हैं। सारे के सारे मेंबर को हम यूज कर पा रहे हैं क्योंकि इनके मेंबर को पहले मेमोरी मिल चुकी है। और मेमोरी क्यों मिली है? ऑब्जेक्ट की वजह से, ऑब्जेक्ट की वजह से। और उसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को हमने एक्वायर कहां पे कर लिया,
आप कर लिया यहाँ पे। देखो ये फैक्ट होता है, इसको ये फैक्ट होता है आपके नेट अटेंडेंस का, कि हम एक्चुअल में क्या करते हैं, हम रियल में क्या करते हैं कि जब आपके ऑब्जेक्ट बनाया जाता है उसके बाद ही हमारा इनहेरिटेंस का कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आता है, उसके बाद ही सारी बाइंडिंग होती है, उससे पहले कुछ बाइंडिंग नहीं होती। जब बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा तब यहाँ पे बी क्लास के जो पेरेंट्स क्लास हैं उस क्लास के जितने मेंबर्स हैं उन सारे के सारे मेंबर्स को हम मेमोरी लोकेट करेंगे, और मेमोरी लोकेट करने के लिए उस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे, तो बिल्कुल भाई आपका बी क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये काम करके देगा। इंटरली ये काम आपके किया जाता है, जेयूएम तो इंटरली ये काम आपका किया जाता है, वो काम करके देते हैं। फिर उसके बाद में आपके रन टाइम मैकेनिज्म के माध्यम से इस क्लास के जितने भी मेंबर होते हैं, जैसे आपके यहाँ पे ये जो मेंबर कैसे है, ये मेंबर कैसे है, एक इंस्टेंस, और इस इंस्टेंस मेंबर को मेमोरी कब मिली हुई है ना, ऑब्जेक्ट। लेकिन आपने डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, आपने डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, आपने तो किसका, आपने तो सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। तो सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में भी आपका इंटरनली ऑब्जेक्ट तो बनता ही बनता है, तभी तो आप क्या कर पा रहे हो, इसके ऑब्जेक्ट के द्वारा इसके जो मेंबर है उनको मेमोरी मिल चुकी। भाई सीधी सी बात है, ये जो मेंबर है इसको मेमोरी तब मिलेगी जब इसका ऑब्जेक्ट बने क्लास का, और इसको मैं एक्सेस यहां पे तब कर पाऊंगा जब ये क्लास, ये आपका मेंबर मेमोरी में है, इसको मैं एक्सेस यहां पे तब कर पाऊंगा जब ये मेंबर कहां पे है, मेमोरी में। तो बिल्कुल इसमें ऑब्जेक्ट इंटरनली क्रिएट होता है, और उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को यहां पे एक्वायर किया जाता है इस दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा, और इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। इसी कंसेप्ट के जाओ में इनहेरिटेंस, ये होता है रियल कंसेप्ट जाओ में इनहेरिटेंस का, ठीक है। कहते हैं ना, जैसे आज की क्लास में बात की कि मेथड ओवरराइडिंग जो होता है वो क्या होता है, वो रन टाइम मैकेनिज्म होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि मेथड ओवरराइडिंग में इनहेरिटेंस के कंसेप्ट फॉलो किया जाता है, इसलिए वो रन टाइम अचीवमेंट प्रॉपर्टी है। जबकि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, एक ही क्लास में काम करता है, कंपाइल टाइम अचीवमेंट होता है, कंपाइलेशन टाइम पे काम कर जाता है ना। ये आपके फैक्ट होते हैं जावा के। कहते हैं ना जावा के इंटरनली मैकेनिज्म कैसे काम करता है, ये जावा का इंटरनल मैकेनिज्म ऐसे काम करता है। और आप इंटरनल मैकेनिज्म अगर अच्छे से समझ जाओगे ना, तो क्वेश्चन सोल्व करना बहुत मजा आएगा जावा में। तो हकीकत में जावा में टेस्ट होने के बाद में जावा की जो रीजनिंग होती है, जावा की जो जिक होती है, वो पढ़ने में, और जावा की टेस्ट के अंदर जो रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करने में मजे आएंगे। और इस बार जब जावा का 100 नंबर का टेस्ट होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनके 90+ नंबर आएंगे जावा में। इस बार जो टेस्ट होगा इसमें 90+ नंबर आपके क्लासरूम से दिखा दूंगा मैं, 90+। इतना इजी टेस्ट नहीं दूंगा मैं, बट 90+ नंबर ही बच्चे होंगे। तो 2 दिन आपका ऑफ है। जो कॉन्सेप्ट आपका रह गया है, रहने का मतलब है कि थोड़ा बहुत भी आपको कहीं पे डाउट लगता है, अच्छी फैसिलिटी होती है, ऑनलाइन क्लास है, सबके पास एक्सेसिबिलिटी है। आप जस्ट इतना सा करना, मोबाइल में 2x पे चला के और एक अपनी कॉपी साथ रखना और देखते हुए उसको लिखते जाना, बस आपका काम हो जाएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं मंडे को वापस से।